बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारी ऊप की लैब 12 है और लास्ट लैब में जो कंटेंट स्टडी किए थे उसमें था कंस्ट्रक्टर एक्सेस स्पेसिफायर और हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखा था लास्ट लैब में। आज की लैब में हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी देखेंगे। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे होती है, कंस्ट्रक्टर को हमने क्लास के आउटसाइड डिक्लेयर करना है तो फिर कैसे करेंगे, और डिस्ट्रक्टर क्या होता है। फिर हमने सी प्लस ऑब्जेक्ट को फंक्शन के साथ डील करेंगे। हम ऑब्जेक्ट को पास करेंगे एज आर्गुमेंट टू द फंक्शन। फिर फंक्शन से हमने ऑब्जेक्ट को रिटर्न कैसे करेंगे वो भी आज आप देखेंगे। और अरेज एज क्लास मेंबर इन सी प्लस, क्लास का मेंबर अगर हम अरे बनाएंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, ये सारी चीज़ें हम थ्रू एग्जाम्पल के साथ हम वन बाई वन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का तो वैसे आपको ऑलरेडी जानते भी हैं, मैं फिर थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो ऐसा मेथड होता है हमारे सी प्लस प्रोग्रामिंग में या किसी प्रोग्रामिंग में जिसमें वो क्लास के नेम ही उसका नेम होता है, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इवन वाइड भी नहीं होती, और वो तब कॉल होता है ऑटोमेटिकली जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है प्रोग्रामिंग में। जबकि ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन के लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कॉल होना लाजमी होता है, उसके बगैर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अब एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर मतलब जैसे मेथड में आप एज इनपुट के लिए कुछ वेरिएबल लेते हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं। वाई यूज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर? द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज यूज टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे तो हम डिफरेंट वैल्यू को हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हम वो असाइन कर सकते हैं। हाउएवर यू कैन प्रोवाइड सेम वैल्यू आल्सो। हम सेम वैल्यू भी उसके थ्रू, हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो बेसिकली उसको वेरिएबल्स मिलते हैं क्लास के उस, ठीक है ना, हर ऑब्जेक्ट को उस वेरिएबल्स की कॉपी मिलती है। तो अब उनको अगर साथ हम वैल्यूज भी असाइन करें तो उसको वो किसके थ्रू करेंगे, हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू। यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट वैल्यू। अब ये जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है ये यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट वैल्यू के साथ ये यूज होता है टू इनिशियलाइज। और जो अब आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो जस्ट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। लेकिन जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा ये तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा लेकिन विद डिफरेंट वैल्यूज, जो उसको आप वैल्यूज देंगे और साथ वो वैल्यू भी उसको असाइन होंगी। दिस इज प्रेफर्ड मेथड टू इनिशियलाइज द मेंबर डेटा। अगर आप अपने क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको अगर आप डेटा देना चाहते हो तो ये प्रेफरेबल मेथड है कि आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसी के टाइम उसको डेटा भी दे दें, उसको पैरामीटर दे दें। लेट्स सी एग्जांपल ऑफ सी प्लस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो हियर इज, यहाँ पे हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल है। हमारे पास एक एम्प्लॉय की क्लास है, उसके अंदर एक एक्सेस स्पेसिफाइड है पब्लिक, और उसमें हमने इंट आईडी रखी हुई है, डेटा मेंबर आल्सो इंस्टेंस वेरिएबल, स्ट्रिंग हमने डेटा मेंबर, ये भी डेटा मेंबर है, हमने उसका नेम और फ्लोट में सैलरी। और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है एम्प्लॉय, एक है राइट। अप्लाई का देखें नेम और क्लास का नेम सेम है, अप्लाई की रिटर्न टाइप कोई नहीं है, इवन वाइड भी नहीं है, और ये पैरामीटर रहता है बॉडी में। ये क्या ले रहा है, इनपुट पैरामीटर, इंट आई ले रहा है, स्ट्रिंग एन ले रहा है, फ्लोट ले रहा है, और उन सबको हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। आई को आईडी पे, एन को नेम पे, और एस को सैलरी पे। तो इससे हमारे जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम ये वाला अप्लाई वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे वेरिएबल्स भी क्या हो जाएंगी, इनिशियलाइज हो जाएंगे, वैल्यूज, इन वेरिएबल्स को वैल्यू मिल जाएंगी। और हमने फिर एक मेथड रखा है डिस्प्ले का, और उसमें हम आईडी, नेम और सैलरी के कारण डिस्प्ले कर रहे हैं, तो हमें इस तरह के आउटपुट नजर आ रही है। तो स्टूडेंट्स, हमने मेन के अंदर एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट है बनाया है E1, और उस इक्वल टू हमने एम्प्लॉय कॉल किया कंस्ट्रक्टर, और ये कंस्ट्रक्टर है लेकिन ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर हमने वैल्यू भी पास कर दी। फर्स्ट में आईडी आ रही थी, हमने फर्स्ट में आईडी दी, सेकंड में हमने स्ट्रिंग में नेम दिया, और थर्ड में उसकी सैलरी दे दी। तो ऐसे ही फिर हमने सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर भी हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और फिर हमने E1 के थ्रू डिस्प्ले का मेथड कॉल किया और E2 के थ्रू डिस्प्ले का मेथड कॉल किया। तो हमारे पास ये राइट साइड पे जो आपको आउटपुट आ रही है ये आउटपुट हमें मिलेगी। सो आप सब स्टूडेंट्स ये कोड टाइप करें अपने पास, किसी को इशू आता है फिर बताएं, नहीं तो फिर हम जब कोड टाइप कर लेंगे
तो फिर हम इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 21 लाइन। जी 21 लाइन में हमने जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम उस क्लास का क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं। ठीक है, क्लास का हमने नाम लिखा, फिर स्पेस हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम लिखे इज इक्वल टू हमने इस क्लास का क्या किया, हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया। कौन से वाला, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इक्वल टू इम्प्लाई ब्रैकेट लिखते होते थे जी, E1 के साथ ही ब्रैकेट लिखते होते आप थे। वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। अगर E1 के साथ विदाउट इक्वल टू डाले, ब्रैकेट डाल के आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लें तो ऐसे वैसे भी कॉल हो सकता है और इसको इस तरह भी कॉल कर सकते हैं। ये दोनों मेथड C++ में हो सकते हैं। जी जी जल्दी जल्दी करें। अब ऑलरेडी हमारा जो है वो काफ़ी टाइम जो है जो स्टूडेंट्स वो कर लेते हैं कोड राइट, वो चैट बॉक्स में डन का मैसेज लिखें। वैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस कोड में क्या हो रहा है? जी सर, हमारे पास एक से क्लास है एम्प्लॉय की, जिसमें एक पब्लिक में डेटा मेंबर्स है, आईडी, नेम और सैलरी। तो उसमें हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज, जिसमें 3 हम पैरामीटर दिए हुए हैं और वो उसके अंदर इनिशियलाइज कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास जो है क्लास में जो फंक्शन है वो डिस्प्ले का है, जो कि हमारे पास ये तीनों जो है डेटा मेंबर्स को प्रिंट कर देगा। तो जो हमारे पास मेन फंक्शन है उसमें हमने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, एम्प्लॉय के E1 और E2, और उससे हमने जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से कॉल किया। लाइक हमने उसे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, लाइक 101 अली और उसकी जो सैलरी की वैल्यू दी हुई है दोनों को। तो इस वजह से ये दोनों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे और E1 डिस्प्ले पे E1 वाला डिस्प्ले हो जाएगा और E2 ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह। गुड। तो आप क्या समझते हैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हमने लास्ट लेब में भी आपने थ्योरी में स्टडी किया होगा कंस्ट्रक्टर का कॉल होना लाजमी होता है। यहाँ पे हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया? सर पैरामीटराइज में और विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या फ़र्क है? सर विदाउट में ये होता है कि अगर हम खाली ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट करते हैं तो वो खुद ब खुद सर वो जो है डिफॉल्ट वो कॉल हो जाता है सर। और पैरामीटराइज में ये होता है कि हमें उसे पैरामीटर्स देना पड़ते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देना पड़ते हैं सर उसे, तो फिर वो कॉल होता है। अगर यहाँ पे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ना कॉल करते तो क्या जो हमारे पास ये वैल्यूज थी, ये वेरिएबल थे, इनको वैल्यू असाइन होती? यस सर, इनको असाइन हो जाती, बट वो खुद ही कंपाइलर से असाइन कर देता है सर बैकएंड को। लेकिन हमारी डिजायर्ड वैल्यू तो असाइन ना होती? नो सर, डिजायर नहीं होती, वो खुद मतलब जो उसकी सेट होती है वो हो जाती, बट ये डिजायर वैल्यू नहीं होती क्योंकि ये सर वो है पैरामीटराइज्ड। ओके सही, गुड। जी बाकी किसने कर लिया? जावेद अहमद, उमर फारूक, मोहम्मद शहीद, शरीफ अली, मोहसिन शाहिद, हसन अहमद, अमान खालिद, मोहम्मद तल्ला। 6162। मोहसिन शाहिद थोड़ा सा बताएं ना इस कोड में क्या हो रहा है? मोहसिन शाहिद सर वहाँ बाहर वेट कर रहा है, इसको ऐड कर दीजिए। कौन वेट कर रहा है? वहाँ का मैसेज आया कि वो बाहर वेट कर। उन्हें कहेंगे जो अभी सर ने लेटेस्ट लिंक अपडेट किया ग्रुप में, उसके थ्रू आप ज्वाइन करें। मोहसिन शायद थोड़ा एक्सप्लेन करें इस कोड को। यस सर। सर ये हमें एक क्लास में है एम्प्लॉयर के नाम पर। सर उसमें पब्लिक में हमने तीन हमने लिखे, एक आईडी, इंट आईडी, फिर नेम और फ्लोट सैलरी। फिर सर हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिया है एम्प्लॉयर के नाम से। फिर सर उसे हमने एक फंक्शन लिया डिस्प्ले के नाम से। फिर सर उसे हमने मेन में कॉल किया, जो ऑब्जेक्ट उसका दिया E1 और E2 दो ऑब्जेक्ट में है, और सर उस दो ऑब्जेक्ट में हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसे कॉल किया और नीचे से डिस्प्ले में। तो आपने क्या डिफरेंस समझा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में? सर जो पैरामीटराइज्ड है उसमें सर हमें पैरामीटर देने पड़ते हैं, उसमें जो डिफॉल्ट होता है सर वो सिंपल वैसे ही वो जो रिटर्न वैल्यू होती है वो 0 ले लेता है। सर इसमें हमें वैल्यू देनी पड़ती है जो पैरामीटर में होती है। अमान खालिद, आप बताएं इस कोड में क्या हो रहा है? अमान खालिद मेरी आवाज आ रही है आपको? कहा आवाज? यस सर। इस कोड में क्या हो रहा है? सर हमने एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई है, इसके अंदर 3 पब्लिक डेटा मेंबर्स हैं हमारे पास। ओके। और एक मेंबर फंक्शन है एम्प्लॉय जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर
सर फिर इसके बाद हमारे पास हमें वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में सर जो हम वैल्यू इन मेन फंक्शन से भेजेंगे हमने वो असाइन की हुई है मेन फंक्शन को। उसके बाद सर हमने डिस्प्ले का फंक्शन बनाएगा और नेम सैलरी और आईडी। फिर मेन तो हमने सर वो दो ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं E1 और E2 के E2 से और डिफाइंड वैल्यू को हम भेजते हैं और डिस्प्ले का फंक्शन जब हमने कॉल बैक कराएगा। ओके सही है, ठीक है। मात खटक 592 मात खटक किधर है? जो स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर रहे उनके लैब के मार्क्स 0 लगेंगे। ये आपका लैब वर्क हो रहा है तो मैं इसी से काउंट कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट मुझे प्रॉपर रिस्पांस कर रहे हैं उनके हर टास्क के मार्क्स लग रहे हैं। अली असगर आपने कोड किया ये? आप साहब में पहले बताएं कि जिन्होंने कोड कर लिया वो टेक्स्ट बॉक्स चैट बॉक्स में डन करने से टाइप करें, और जिन्होंने कर लिया तो ताकि मुझे पता चल जाए कि किसने कर लिया और किसने अभी तक नहीं किया। हम नेक्स्ट मूव करें। शरीफ अली आप एक्सप्लेन करें कि इस कोड में हमने क्या किया, क्या न्यू चीज़ इसमें की है, किस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया। शरीफ अली। ओके सर हमने एक क्लास बनाई है एम्प्लॉय की और इसमें पब्लिक में सर हमने जो वैल्यू है वो यानी इनिशियलाइज की है आईडी और नेम और सैलरी के नाम से, और फिर हमने एम्प्लॉय की एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो कर लिए सर। इसमें फिर हमने आईडी नेम और सैलरी में जो पैरामीटर है वो असाइन की है, और नीचे वर्ड डिस्प्ले में सर हमने आईडी नेम और सैलरी को डिस्प्ले की है। सर फिर नीचे हमने ऑब्जेक्ट बनाई है एम्प्लॉय की E1 और E2 सर, उसको हमने कंस्ट्रक्टर को सर असाइन की है दोनों को, E1 को और E2 को सर। फिर नीचे हमने डिस्प्ले कर लिए फंक्शन। यहाँ पे हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहाँ पे कॉल किया? सर इधर कॉल किया एम्प्लॉय इंट आई स्ट्रिंग एन और प्लॉट एस। इधर से हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहाँ से, किस लाइन ऑफ कोड से हमने इसको कॉल किया? सर नीचे एंड में सर या ऊपर तो हमने बनाई है सर। कॉल करने में नाइन मैंने नहीं बोला कि हमने डिक्लेयर कहाँ पे किया, मैं कह रहा हूँ कि पूछ रहा हूँ कि हमने कॉल कहाँ पे किया है अपने कंस्ट्रक्टर को? सर 23 और 24 में सर। 20 कंस्ट्रक्टर की बात करूँ, डिस्प्ले हमारा कंस्ट्रक्टर है सर E1 और ये ऑब्जेक्ट है सर 21 22 में सर। हाँ बताएं, एक्सप्लेन करें 21 22 में क्या हो रहा है? सर इसमें हमने असाइन किए ऑब्जेक्ट को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किए सर। ओके उमर फारूक। यस सर। इस कोड में हमने क्या किया? सर हमने इसमें सभी क्लासेस वगैरह है, लेकिन हमने इसको जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल किया है और इसमें जो है हमने ऑब्जेक्ट के साथ इसको वैल्यू असाइन की है। बाकी सारा जो है वही कोड है। एक्सप्लेन करें ना कोड को एक्सप्लेन करें। यस सर। सर हमने पहले जो है एक क्लास बनाया एम्प्लॉय का, फिर हमने इसको स्पेसिफायर के ऑब्जेक्ट पब्लिक में हमने इसको बस वैल्यू दी है वेरिएबल एंड आईडी स्ट्रिंग नेम और फ्लोट सैलरी। फिर इसको हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया एम्प्लॉय, और इसको हमने एंड आई स्ट्रिंग एन और फ्लोट एस की वैल्यू असाइन की है। फिर इसको हमने ये ऊपर एंड आईडी के साथ कंपेयर किया है। फिर नीचे हमने डिस्प्ले और एक फंक्शन बनाया है जिसको हमने आउटपुट इसका दिया है, उसका इसका आउटपुट ये वो डिस्प्ले करेगा। फिर हमने नीचे जो है मेन फंक्शन में हमने इस एम्प्लॉय के जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं E1 E2, और इसको हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के रूल्स के तरीके की वजह से हमने इसको वैल्यू असाइन की है, जैसे एम्प्लॉय 101 अभी ये, और फिर नीचे हमने इसको डिस्प्ले किया है। ये ऊपर वाला फंक्शन डिस्प्ले का जो फंक्शन। ओके गुड। अभी तक कितने स्टूडेंट ने एक और टाइप नहीं किया मुझे बता दें। अली असकर आपने किया, अबू बकर अतीक, तहाबास, माद खटिक, अली असगर, तहाबास। सर मैंने डन लिखी है। तहाबास माद खटिक आप एक्सप्लेन करें इस कोड में क्या हो रहा है, माइक ऑन करके एक्सप्लेन करें। माद खटिक, माद मेरी आवाज़ आ रही है? तहाबास क्लियर हुआ है ये पॉइंट? किसको ये स्टूडेंट जिसको ये कोड कंफ्यूजन हो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कैसे करते हैं और कॉल कैसे करते हैं? अच्छा जी, आगे आ जाता है डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। वी हैव सीन टू वेज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट।
Non-argument constructor can initialize data member to constant value, and multi-argument constructor can initialize data member to a value passed as argument. अभी तक मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमने दो मेथड के थ्रू, दो वे के थ्रू हमने देखा कि हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे आप के थ्रू आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या इनिशियलाइज करेंगे, तो वो उसकी डिफॉल्ट को भी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 0 0 जो वेरिएबल्स की वही साइन होंगी वेरिएबल्स को। लेकिन अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं तो आप अपनी डिजायर्ड वैल्यू भी उसको साइन कर सकते हैं। लेट मेंशन अनदर वे टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, यू कैन इनिशियलाइज इट विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम टाइप। आप किसी दूसरे सेम टाइप के ऑब्जेक्ट से भी इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली यू डोंट नीड टू क्रिएट अ स्पेशल कंस्ट्रक्टर फॉर दिस, दिस इज ऑलरेडी बिल्ट into the all classes. It's called default copy constructor. It's one argument constructor whose argument is object of same class as constructor. इसको डिटेल से देखते हैं। Initialization of an object through another object is called copy constructor. अगर आपने एक ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को बनाना है तो उसको आप कहेंगे डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। मतलब आपका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने नया ऑब्जेक्ट बनाया। Another way, the copy value of one object into another object is called copy constructor. अगर आपने एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी कॉपी करनी है दूसरे ऑब्जेक्ट में तो इसको भी आप कॉपी कंस्ट्रक्टर कहेंगे। Here is the code जो हमने लास्ट एग्जांपल की है, सेम वही है, सिर्फ जस्ट कुछ लाइन ऑफ कोड चेंज है। अब सब स्टूडेंट्स इसको टाइप करें और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और वन चीज़ क्लियर हो कि आप साथ साथ वर्ड फाइल मेंटेन करते रहें, क्योंकि इसी लैब के टाइम के अंदर ही आपको वो फाइल अपलोड करनी होगी और उसको देख के मैं लैब के अंदर ही आपकी मार्क्स लगाऊंगा। तो सब स्टूडेंट साथ साथ टाइप करें। तो इसको यहाँ से न्यू लाइन में लिखना, क्योंकि ये कमेंट में आ गया, ये लाइन का कोड का पार्ट है, ये वाली लाइन। ये जो आप लाइन नजर आ रही है कोड का पार्ट है, इसको कमेंट से आपने बाहर लिखना है तो प्रोग्राम में इशू नहीं आएगा, नहीं आएगा। उमर फारूक, जावेद अली कहाँ पे पहुंचे हैं? मोहम्मद अवैस बस मेन फंक्शन में जी अवैस यहाँ पे तो जो मेन के तो जो लाइन ऑफ कोड्स हैं उनको थोड़ा सा बताएं अगर आपको समझ आई है, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है। मोहम्मद अवैस सर इसमें पहले तो S1 जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है और उसमें सर पैरामीटराइज हमने सर कंस्ट्रक्टर कॉल किया। बाकी सर जो S2 हमने जो बनाया ऑब्जेक्ट उसमें हमने S1 की चीजें सर कॉपी कर दी है। और फिर सर जो S3 में भी हमने सर वो जो S1 की चीजें हैं वो उसके इक्वल कर दी हैं, तो फिर सर बाद में हमने उनको डिस्प्ले कर दिए। समझ ये मोहसिन शायद आप बताएं मैन मेथड के अंदर क्या लाइन लिखी है, उनकी क्या समझ आ रही है आपको? सर हमें S1 जब बनाया तो सर उसमें हमने जो पैरामीटर हमने जो बनाया था और कंस्ट्रक्टर उसे कॉल किया। फिर सर हमने उसे जो 26 वाली लाइन में उसे कॉपी कर दिया तो सर फिर नीचे हमने वो S1 जो डिस्प्ले उसका डिस्प्ले फिर लिखा उसका हमने COT है। फिर सर उसके नीचे वाली लाइन को सर हमने जो हमने इधर लिखा हुआ है S3 इक्वल टू S1 सर फिर हमने वो लिख लिया। फिर सर उसे हमने S3 में उसकी कॉपी किया। सर ये वाली जो लाइन है सर ये कौन सी लाइन के बाद है? आप इसको कहीं पे भी लिख दें मेन के अंदर, यहाँ पे लाइन नंबर 29 से पहले लिख दें या 31 से पहले लिख दें। अब आपने ये देखना है कि हमने एक तो ये मेथड था हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है। दूसरा मेथड ये था कि हमने S2 के इनपुट में हमने S1 दे दिया। और तीसरा ये है कि आपने ये तीन जो है ना ये लास्ट टू, ये जो जब ये मेथड आप यूज करेंगे तो आप कहेंगे डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर किया, आपने जो S1 का जो था ना उसको आपने कॉपी करके दूसरे को साइन कर दिया। यहाँ पे S2 है, ठीक है। तो इस कोड में सिर्फ ये लाइन ऑफ कोड जो थी वो इम्पोर्टेंट थी,
एक्सप्लेन करनी। फर्स्ट लाइन में तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आपको कॉल हो रहा है। सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, S2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन S1 को एज ए इनपुट पैरामीटर दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, S1 का ऑब्जेक्ट को हमने फुल कॉपी एज ए इनपुट पैरामीटर दे दिया। मतलब S1 के अंदर 11 है, अली है, जिसके जो भी फ्लोट वैल्यूज है वो हमने S2 के लिए दे दी। S2 का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसकी भी सेम कॉपी होगी जो S1 के पास होगी। ऐसे ही जब हमने S3 लाइन नंबर 6 में क्रिएट किया तो हमने S2 को उसको साइन कर दिया। ऐसे भी वो जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इससे भी वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर या कॉपी कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल था। सर इसका मतलब ये है कि हमने जो S1 में जो वीडियो इसको की है सर, ये S2 में भी आ जाएगा और S3 में भी जी जी, S2 में भी आ जाएगी, S3 में भी आ जाएगी जी। तो आपने कोड लिखा है, आपको आउटपुट में नजर नहीं आया ये? जी कोड किस किस ने निकाल लिया, ये वाला कोड डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला, और किस किस ने नहीं किया अभी तक? तो बस 2-3 नए बाकी जी जावेद क्या पूछ रहे हैं आप? अगर S2 में चेंज करेंगे तो S1 में चेंज होगा? नहीं, चेंज नहीं होगा। कॉपी हो गया, अब कॉपी हो गया, सेपरेट कॉपी बन गई है, अब किसी में भी चेंज नहीं होगा। हाँ आप पहले S1 में चेंज करके जब कॉपी करें तो तब होगा, लेकिन एक दफ़ा आपने कॉपी कर ली उसके बाद वो जो जिस ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे वो इसी के अंदर अफेक्ट होगा, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करेगा। वर्दा आप लेट क्यों आई हैं? आपने 2-3 प्रोग्राम मिस कर दिए हैं। राइट करें सब स्टूडेंट्स जो अभी आए। 8 o'clock आई थी लेकिन कोई लिंक वगैरह कुछ भी नहीं आया, तो एक्सपर्ट शायद आज लैब नहीं है कि क्या? सो मिस्टेक ये हुई है कि वो आपके ग्रुप में मैसेज करना था, मैं सेक्शन बी के ग्रुप में मैसेज कर दिया विद लिंक। अभी मैंने 8:10-12 में देखा तो वो तो दूसरे ग्रुप में हुआ था, फिर मैंने दोबारा सेक्शन ए के ग्रुप में मैसेज किया। सो माई मिस्टेक, मुझसे मिस्टेक हुई है। लेकिन ये जो लिंक है आप अपने पास सेव कर लें सब स्टूडेंट्स। यही लिंक फ्यूचर लैब्स के लिए भी यही लिंक चूज होगा, जो हमारी 3 to 4 लैब्स रहती हैं। ओके सर, इंशाल्लाह। तो वो ऑन कैंपस नहीं होगी? अभी 100% श्योर नहीं है। अगर ऑनलाइन होगी तो फिर तो कैंपस में होगी, ऑन कैंपस तो फिर तो ठीक हो जाएगा, इशू नहीं होगा। इन द केस अगर ऑन कैंपस ना हुई तो ओके सर, ये कल तक क्लियर होगा या मंडे तक क्लियर हो जाएगा। आप स्टूडेंट को जो डेट शीट आई है उसमें जो पेपर्स हैं वो ऑन कैंपस है या ऑनलाइन है? जावेद अहमद आप थोड़ा एक्सप्लेन करें मेन के अंदर जो लाइन ऑफ कोड्स है। S1 के जो डेटा मेंबर्स हैं, जिस तरह ये प्राइवेट, ये रोल नंबर वगैरह, जब हम ये स्टूडेंट S2 रन करेंगे तो उसके पास सारे जो डेटा मेंबर्स होंगे इसके S2 में कॉपी हो जाएंगे, मतलब उसके पास भी ये सारे आ जाएंगे, लेकिन ये सेपरेट कॉपी बन जाएगी S2 के पास भी। तो इसलिए हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आखिर में हमने S3 किया है, उसमें भी इसी तरह हुआ है। S2 के सारे जो S1 से कॉपी हुए थे वो S3 में। ओके गुड। सर हमने इधर तो S3 का जो है ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। ये ऑब्जेक्ट जो है ना कमेंट हो गया। मैंने जब इसको कोड को यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश किया तो ये कमेंट में आ गया। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया कि ये लाइन ऑफ कोड कमेंट नहीं है, ये जो आपकी यहाँ पे लाइन ऑफ 26 पे आगे नहीं लिखा हुआ, ये कमेंट में आ गया। तो इसको आप इसको अंटर प्रेस करके न्यू लाइन पे ले जाएं तो फिर ये कोड आपका ठीक चलेगा। माद खटेक फंक्शन में एरर दे रहा है, लेकिन बहुत सारे आप मुझे अपना कोड यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कॉपी पेस्ट करके भेजें जिन जिनका एरर आ रहा है। मेन मेथड जो है एक बार मेन से आगे फिर दोबारा कॉपी करके भेजें। समझ आ गई सर, अब सही हो गया जी। हसन अहमद आपका क्या इशू आ रहा है? सर ये पता नहीं कोई सर इसमें वो लाइन मिसिंग है जो आपने बोला है कि कमेंट होगी S3 वाली। हाँ वही मैंने 2-3 बार एक्सप्लिसिटली मेंशन भी किया, आप भी ना समझें तो। इसमें यहाँ पे ना आपने वो लाइन नहीं लिखी, मैं आपको दोबारा शो कर देता हूँ।
यहाँ पे आपने ये बस लाइन ऑफ कोड ये ऐड कर देनी है। ओके सर। ठीक है, फिर ये आपको एरर नहीं देगा। वो मुझसे कमेंट हो गई थी जब मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया था आपके वो इस वाली फाइल में, पीपीटी में जब मैंने किया ना, तो वो आई थिंक ऊपर कमेंट वाली लाइन में चली गया हूँ। तो आपको ये कोड ये करेंगे तो हो जाएगा। वर्दा आपने कोड लिखा, टाइप किया ये कोड? वर्दा अली सर इससे पहले कितने कोर्स हो चुके हैं? एक हुआ है शायद, आई थिंक एक या दो हुए। सर ये जो ड्यू है ये अभी 11:59 की है। कौन सी वैल्यू? जो लैब वर्क अभी जो आपने दिया है सामने। आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। जो अभी आपने पोस्ट किया है क्लासरूम में, इसकी ड्यू अभी आपने 11 बजे की दी है। जी जी। सर आप मैनुअल शेयर कर देंगे? ओके, मैं मैनुअली अपलोड कर देता हूँ। सर अभी भी कोई एरर है। आप अपना कोड पेस्ट करें। अगर किसी को थोड़ा टाइम चाहिए तो मैं एक्सटेंड भी कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये इसलिए किया कि आपको मैं साथ साथ लैब में करवा रहा हूँ, तो फिर आपको लैब के अंदर ही अपलोड करनी है। मैं ऑलरेडी 12 बजे तक 1 घंटा आपको दे चुका हूँ, इसलिए मैंने डेडलाइन उसकी 12 बजे रखी हुई है आज दिन की। बात तक नहीं, मैं आपको साथ साथ कोड करवा रहा हूँ, तो फिर आपकी इशू क्या है? हाँ, मैं आपको साथ टाइम ना दूँ लैब वर्क करने का, तो फिर तो है बनता है। जी बिल्कुल, वैसे ने सही पॉइंट किया। आपके कोड में जो इशू है वो डिस्प्ले में डी जो है वो आपने स्मॉल में लिखा हुआ कॉल के दौरान, लेकिन आपने डिक्लेयर जो है ना वो कैपिटल से किया हुआ है। तो डिस्प्ले के स्पेलिंग ठीक करें तो आपका ठीक हो जाएगा। ओके सर। ओके जी, किसी और स्टूडेंट को इशू आ रहा है इस कोड में? नेक्स्ट चलें या फिर? सर जी जी। सर हमने इस कोड में जो है ये एक्सेस स्पेसिफायर जो ये नीचे वेरिएबल से नीचे सर, ये क्यों सर? पब्लिक की बात कर रहे हैं आप? यस सर। क्योंकि आपने वेरिएबल को प्राइवेट रखा हुआ है ताकि हम उनको डायरेक्ट कोई भी एक्सेस ना कर सके। नेक्स्ट मूव करें या किसी स्टूडेंट का कोड पेंडिंग रहता है? अली असगर, आप कहाँ पे हैं? अली असगर, ओके जी। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आ जाता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मोर देन वन कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैन बी डिफाइन इन अ क्लास। एक क्लास में हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर जो है कॉल डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर फंक्शन आर डिफाइंड, ईच कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड विद डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर। हम एक क्लास में एक से ज़्यादा मेथड डिफाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं विद सेम नेम, बस उनमें क्या होगा, पैरामीटर डिफरेंट होगा। डिफाइनिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अगर आपने फॉर एग्जांपल अब देखें, मैंने इस क्लास के अंदर 4 कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं, स्टूडेंट के नाम की क्लास है। हर एक कंस्ट्रक्टर के इनपुट पैरामीटर डिफरेंट है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें एक इंटीजर वेरिएबल इनपुट पैरामीटर ले रहा है, इसमें एक स्ट्रिंग ले रहा है, इसमें 3 डिफरेंट पैरामीटर ले रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर जब आप क्लास में बनाएंगे तो उसको आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहेंगे। और उसका बनाने का रूल क्या होगा? हर एक कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर इनपुट पैरामीटर दूसरे कंस्ट्रक्टर से क्या होगा, डिफरेंट होगा। दोनों के सेम इनपुट पैरामीटर नहीं है, सिर्फ 2 कंस्ट्रक्टर के अगर होंगे तो आपको एरर आएगा कि दिस मेथड हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। सो
जब आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि उसको आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। और हर कंस्ट्रक्टर का इनपुट पैरामीटर दूसरे कंस्ट्रक्टर से क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसमें उसकी टाइप्स भी हो सकती है और नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर भी हो सकते हैं। अब फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में जीरो नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर, इसमें ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। सेकंड में 1 इनपुट पैरामीटर है लेकिन वो इंटीजर टाइप है। और थर्ड में भी 1 इनपुट पैरामीटर है। पैरामीटर दोनों में से क्वांटिटी सेम है लेकिन एक में इंटीजर टाइप है दूसरे में स्ट्रिंग टाइप है। इससे भी ये दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। और थर्ड में अनदर कंस्ट्रक्टर है लेकिन इसकी इनपुट पैरामीटर 3 है। सो ये तीनों जो हैं, ये 4 जो हमने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किए हैं, ये सेम नाम से कंस्ट्रक्टर की बेस से आपको पता है कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, लेकिन इनपुट पैरामीटर की बेस पे इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जब इनपुट पैरामीटर की बेस पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, तो उसको आप क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बाकी कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होगा, मतलब क्या, और एक से ज़्यादा जब कंस्ट्रक्टर आप विद सेम नेम बनाएंगे तो उसको आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का नाम देंगे। ठीक हो गया। डिफाइनिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज यूज्ड टू इनिशियलाइज डिफरेंट वैल्यू टू क्लास ऑब्जेक्ट। अब कंस्ट्रक्टर जैसे आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किया था, ऐसे ही जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है उनमें आप डिफरेंट वैल्यू जो है अपने ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं डिफरेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू। व्हेन प्रोग्राम that use a constructor overloading is compiled, C++ compiler check the number of parameters, their order and data types and make them differently। अब देखें सब कंस्ट्रक्टर जो है का नाम सेम है, तो C+ कंपाइलर कैसे डिफरेंशिएट करता है? वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट करता है टोटल कितने कंस्ट्रक्टर हैं। ठीक है, 4 कंस्ट्रक्टर है। हर कंस्ट्रक्टर का इनपुट पैरामीटर दूसरे इनपुट पैरामीटर से डिफरेंट है। ओके, अगर डिफरेंट है तो ठीक है, और फिर उनका ऑर्डर भी चेक करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंट रोल नंबर, एक हमारे पास मेथड ये, और ठीक है, अब हम यही एक कंस्ट्रक्टर एक कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, लेकिन इनका जो ऑर्डर है किसका, वो हम चेंज कर देते हैं। तो अब ये डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बन गए दोनों। इस चीज़ को आपने देखना है। ये सारे डिफरेंट कंस्ट्रक्टर हैं। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया। अब इसमें जो सेकंड कंस्ट्रक्टर है, जो मैंने आपको सिलेक्शन भी की हुई है, इसमें रोल नंबर पहले आ रहा है इंट, और फिर स्ट्रिंग बाद में आ रही है, इनपुट पैरामीटर है। अब थर्ड में भी वही 2 वैल्यू ले रहे हैं लेकिन उनका ऑर्डर चेंज है। जब ऑर्डर भी चेंज होगा तो तब भी ये डिफरेंटली बिहेव करेगा। इसको एज अ डिफरेंट कंस्ट्रक्टर वो कंसिडर करेगा कंपाइलर C++ का। सो वो क्या चीज़ चेक करता है, नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर के नंबर्स कितने और उनका ऑर्डर क्या है। ये 2 चीज़ें जो है कंपाइलर C++ का इसको कंसिडर करता है। चेक द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, देयर ऑर्डर एंड डेटा टाइप्स एंड मेक देम। डेटा टाइप्स को भी, एक तो नंबर ऑफ पैरामीटर, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। अब देखेगा इन दोनों में नंबर ऑफ पैरामीटर तो 2 हैं, एक चीज़ तो उन दोनों में कॉमन आ गई है। नेक्स्ट चीज़ क्या देखेगा, डेटा टाइप्स, या फिर उनकी कहती हैं देयर ऑर्डर। इसमें डेटा टाइप इंटीजर है फर्स्ट में, इसमें स्ट्रिंग है। बस इसको ये डिफरेंशिएट कर देगा कि ये दोनों डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम ही अगर कोई चीज़ अगर डिफरेंट आ गई है तो उसको कंसिडर कर देगा डिफरेंट है। अगर आप एक ही कंस्ट्रक्टर को एज इट इज कर दें तो फिर वो एरर देगा। सो इस तरह की एग्जांपल में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको, जब आपके रियल लाइफ में ऐसा होता है कि आपको मुख्तलिफ तरह के जब ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको वैल्यूज की मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के साथ वो वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती है। आप नहीं चाहते कि हर ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो तो वो सारी वैल्यू इनिशियलाइज हो, उस वजह से आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। When object of class is created, the corresponding constructor that matches the number of parameter of object function is executed। जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जिस स्टूडेंट्स हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को देख रहे थे, और फिर इन फॉलोइंग एग्जांपल 2 कंस्ट्रक्टर फंक्शन आर डिफाइंड इन द सम क्लास। आप देखें एक हमारे पास वही क्लास है, ठीक है, 2 सम के फंक्शन है। अब
फर्स्ट जो सम का फंक्शन है वो 3 वेरिएबल्स को क्या कर रहा है, सम करके आपको रिटर्न कर रहा है, और सेकंड वाला सम का जो मेथड है वो 2 वेरिएबल्स को क्या कर रहा है, सम करके दे रहा है। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में। ये आपके पास एग्जांपल है कि आपने एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाए और हर कंस्ट्रक्टर डिफरेंट काम कर रहा है। एक आपको 2 वैल्यूज का सम रिटर्न करके दे रहा है, और जो फर्स्ट वाला है वो आपको 3 वेरिएबल के वैल्यूज करके दे रहा है। सो इस कोड को आप लिखें, फिर आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। तो मेरा नेट रुक रहा था, आप बता दें क्या करना है। ये कोड जो है ये आपने लिखना है, ये कोड अपने लैपटॉप में उसको एग्जीक्यूट करना है और देखना कि एरर तो नहीं आ रहा आपके पास। सर मैं अभी मतलब घर पे नहीं हूँ, तो अगर मैं थोड़ी देर घर पे पहुँच के लिख लूँ तो कोई मसला तो नहीं? आप घर पे क्यों नहीं है? सर मैं जो हूँ अपना थोड़ा सा गांव की तरफ आया हुआ था। आपको तो लैब के टाइम पे तो आपको अवेलेबल होना चाहिए ना ऐसी जगह पे जहाँ पे आप साथ कोड भी कर सके। सर बस ये मैं थोड़ी देर में वो निकल जाएंगे, आधे एक घंटे में पहुँच जाएंगे हम लोग गए, तो फिर मैं कॉपी कर लूँगा। कहाँ से कॉपी करेंगे? सर ये इसको स्क्रीनशॉट मैंने मैनुअल आईडी अपलोड कर दिया हुआ है, तो चले मैं आपका टाइम एक्सटेंड कर दूंगा। 1 घंटा मैंने वैसे ही 12 बजे तक एक्सटेंड किया हुआ है, तो आप देख के लिख के आप निकाल का अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है सर। सर उसी तरह अपलोड करना ना सर, जिस तरह पहले अपलोड करते थे? जी जी, स्क्रीनशॉट लगा के और साथ उसकी आउटपुट भी होनी चाहिए। एमएस पे कोड कॉपी करना और आउटपुट का स्क्रीनशॉट लगाना। जी जी हाँ, कोशिश करनी है किसी और कोड एज इट इज़ आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है किसी और की असाइनमेंट, नहीं तो दोनों के 0 हो जाएंगे। ओके सर। और दूसरी बात ये वो सर ओके जावेद बताएं, एक्सप्लेन करें इस कोड में क्या हो रहा है। जावेद सर इसमें ना हमने 2 कंस्ट्रक्टर बनाए ना पैरामीटराइज। एक कंस्ट्रक्टर में हम 3 पैरामीटर दे रहे हैं और एक कंस्ट्रक्टर में हम अपने 2 पैरामीटर दे रहे हैं। तो हम मैंने ना इसमें पहला कंस्ट्रक्टर बनाया S1 से, जिसमें हम 3 पैरामीटर दे रहे हैं, तो वो उससे मैच करेगा 3 पैरामीटर वाले से, तो वो उनका सम हमें निकाल के दे देगा। और सेकंड वाले में 2 पैरामीटर दिए हैं, तो इसलिए वो 2 वाले कंस्ट्रक्टर के साथ मैच करेगा, तो हमें 2 सम निकाल के देगा। ओके गुड। राज मोहम्मद आपने कोड किया, राज मोहम्मद। अली असगर मेरी आपको आवाज़ नहीं आ रही? आपके लैब के मार्क्स काउंट नहीं होगी अगर आप मुझे बता नहीं रहे कि आप कोड कर भी रहे हैं कि नहीं। सर वो सो रहा होगा। सर कर रहा हूँ, कोड भी शुरू किया सर। तो आप अभी इससे पहले मैं कितनी बार आपका नाम ले चुका हूँ। अवैस आप थोड़ा एक्सप्लेन करें इस कोड को ताकि सबको समझ आए। सर इस कोड में ये हो रहा है कि हमने से 2 कंस्ट्रक्टर्स बनाए पैरामीटराइज। एक में सर 3 पैरामीटर्स हैं, एक में 2 पैरामीटर्स हैं। तो सर हमने मेन में एक दिए ऑब्जेक्ट 1 जो S1 है, उसमें हमने 3 पैरामीटर्स दिए। तो ये पहले से जाएगा, इसे 2 मतलब के कंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे। तो पहले से ये चेक करेगा कि किसके पास 3 है, तो उसे 3 वाला मिलेगा तो उसे वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस पे फिर से सेकंड वाला आएगा, तो सेकंड वाला जिसमें 2 पैरामीटर्स होंगे कंस्ट्रक्टर्स में, वो उसे एग्जीक्यूट करके हमें रिजल्ट दे देगा। सर ये क्लास का पहला कोड है ना जो कॉपी करना है अभी जी पहले भी था। क्या कह रहे हैं? ये इस क्लास का पहला कोड नहीं, ये इस क्लास का तीसरा या 4th कोड है। मैंने मैनुअल अपलोड कर दिया, वहाँ से भी आप उसको राइट कर सकते हैं। हसन अहमद आप थोड़ा एक्सप्लेन करें इस कोड को, बताएं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। 1 मिनट से मैं तो हाँ बस एक्सप्लेन करें कोड को। सर इसके अंदर हमने क्लास बनाई थी सम नाम की। इसके अंदर हमने पब्लिक फंक्शन बनाए हैं, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का फंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है। तो पहले कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है ना, तो इसके अंदर हमने 3 इनपुट पास कराए हैं, तो मेन फंक्शन और फिर दूसरे कंस्ट्रक्टर में 2 इनपुट पास हो रहे और सर इसके अंदर एडिशन है। आउट में हमने L + M + M कर दिया और मेन का आंसर वो वैल्यू पास कर ऑब्जेक्ट का नाम S1 S2। ओके
जी लाइन नंबर 9 में आपने एस का वो कैपिटल लिखना है। उमर फारूक। यस सर, सर अभी रन करता हूँ। जी बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। यस सर, हो गया, थैंक यू सर। अबू बकर अतीक आपने कोड कर लिया? अबू बकर अतीक और वर्दा अली, आप दोनों बताएं। सर मैं कर रहा हूँ जरा 5 मिनट। 5 मिनट का तो टाइम ही नहीं है इतना, आप 2 मिनट का टाइम था, आपने 5 मिनट ऑलरेडी ले लिए। अबू बकर अतीक कोड को एक्सप्लेन करें अगर आपको होगी। सर इसमें हमने सम के 2 लिए हुए हैं सर। इसमें हमने जो पहले सम में हमने 3 वेरिएबल्स लिए और दूसरे में 2 लिए हुए हैं, और हमने जो मेन में हमने इसको वैल्यूज दिए हैं इसको तो ओवरलोडिंग के उस पे फॉर्मेट पे सर, कॉन्सेप्ट पे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में होता क्या है, क्या होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? हमने किया क्या इस कोड में? हम किस पेज पे कह सकते हैं कि इस कोड में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हुई है? अबू बकर अतीक आपसे पूछ रहा हूँ। अबू बकर आवाज़ आ रही है मेरी? वर्दा आप एक्सप्लेन करें इस कोड को। सर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो होता है वो इसमें हमारे पास हम काफ़ी वो ले सकते हैं, पैरामीटर सिर्फ चेंज होने चाहिए। अब सम ऐसा है कि हम लोग दो यहाँ पे लिए, हम लोग 3-4 भी दे सकते हैं, लेकिन पैरामीटर्स के चेंज होंगे तो हमारे पास पता चल सके कि ये किसका, हम जहाँ पे कॉल करें इसको इंट में, तो फिर जहाँ पे इसके 3 पैरामीटर्स 3, 4, 5 दिए हुए हैं तो वो जाके उसको वो कर लेगा कि ये कौन से वाले की बात हो रही है, इंट एल, इंट एम और इंट एन की बात हो रही है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में हम लोग बहुत सारे फंक्शंस दे सकते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं विद सेम नेम, बट इनपुट पैरामीटर और पैरामीटर की काउंटिंग और उनका डेटा टाइप जो है वो सेम नहीं हो सकता। ओके, राज मोहम्मद 023 P20, आपने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया चैट बॉक्स में। देखें आप कोड साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं तो मुझे होता है कि आप साथ साथ कर रहे हैं, तो इस मीन कि आपके लैब के मार्क्स भी लगने चाहिए कि आप बाकी लैब वर्क कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर रहे तो उनकी मैं किस वजह से लैब वर्क मार्क्स लगाऊँ? जी ये आपके पास टास्क है अभी और आपके पास 10 मिनट है। सर मैं तो अभी कॉपी करने में लगा। बाकी जो 100% स्टूडेंट्स हैं 90% वो तो करें ना। आपके पास 9:38 हो गए, 9:50 पे तक आपको क्वेश्चन अपलोड करना होगा ग्रुप में। मैं पोर्टल बना लेता हूँ। सर मैक्स मतलब के नंबर्स बताए कि कौन सा मैक्स है? जी जी। ओके सर। रज़ा आपकी इस लैब में है, आपकी क्लास में रज़ा? क्लास का सीआर कौन है? सर ये मैंने अभी कॉपी कर रहा हूँ तो ये टास्क भी तो करना है सर और कॉपी भी कर रहा हूँ सर। फिलहाल आप टास्क करें। रज़ा है इस क्लास में? अवैस सर रज़ा हमारी लैब में नहीं है, वैसे क्लास में हमारी सर दूसरी में, बट इस लैब में नहीं। ओके ओके स्टूडेंट्स, 9:50 तक आपको इसका कोड अपलोड करना है। हाँ, गूगल क्लासरूम में मैंने बना ली है, पोस्ट कर दी है मैंने, तो वहाँ पे आप जैसे इसका हो जाता है विद आउटपुट वहाँ पे अपलोड कर दे। किसी भी स्टूडेंट के वेरिएबल के नेम अगर सेम हुए या फिर कॉपी पेस्ट हुआ तो दोनों के 0 लगेंगे। अपना अपना करें, चाहे आपने हाफ जितना भी किया आप उतना करें, तो डोंट वरी मैं आपको मार्क्स दे दूंगा, कुछ नहीं कुछ।
वैसे आपको आपके आंसर का समझ आ गई थी, क्या पूछ रहे थे आप? 2 और 3 का समझ आई है? यस मतलब कि मैं ये पूछ रहा था कि मैक्सिमम और मिनिमम बताना कि 2 नंबर में से कौन सा मैक्स है। जस्ट मैक्सिमम लाना है, मिनिमम नहीं बताना। और ओके एक कंस्ट्रक्टर 3 इनपुट पैरामीटर लेगा, एक 2 लेगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, आप जस्ट उसका अपलोड कर सकते हैं, उसका जैसे एक पिक्चर लेके विद आउटपुट कोड अपलोड कर दें, पिक्चर की कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी करें आप। मैं जस्ट चेक करना चाहता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही कि नहीं आ रही। सर मुझे नहीं आई, मतलब समझ नहीं आया क्या करना है। सर मुझे भी समझ नहीं है। आपको 2 कंस्ट्रक्टर बनाने हैं, ठीक है, एक क्लास बनाए। सर अभी ये लास्ट उसमें कोड में करा है। जी जी, अभी लास्ट जो कोड पढ़ाया उसी के बस थोड़ी सी 1-2 चेंज करनी है, आपके पास कोड तो ना बनाए। सर ऊपर जिस तरह क्लास का हमने करा, क्लास का उसी तरह करनी है, फिर जब एंड मेन के फंक्शन में हमने डिफरेंस के लिए करना। आप जो लास्ट कोड की है उसी में जस्ट जो सम का उसको नाम भी अच्छा कोई रहने कोई मसला नहीं है, या उसको आप चेंज कर दें मैक्सिमम के लास्ट से, और एक को 2 इनपुट दें, एक को 3 इनपुट दें, और दोनों में उसका बता दें कि इनपुट मैक्सिमम इफ लगा के कि बड़ा कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है, और दूसरे में जो है 3 है तो उसमें भी लगा दें फिल्स करके, और मेन से इनको कॉल कर दें। ओके सर जी, ताबास ने डन कर लिया। जिन्होंने कर दिया वो अपलोड भी कर दें, पिक्चर अपलोड कर दें या वर्ड में अपलोड कर दें, जैसे मिलती है उनकी गूगल क्लासरूम में। साथ अपनी आउटपुट भी अपलोड करें। जवेद अहमद, आपने आउटपुट अपलोड नहीं की? सर ये जो एंड मेन की बॉडी है जो पहले वाले कोड में सम की, सर उसको हटा के जो है हम इफ एल्स लगा देंगे ना? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आपने जो जस्ट है कॉल करना होगा, वो इफ एल्स आप उन कंस्ट्रक्टर के अंदर आप बनाएंगे। आप सर मेन के अंदर बनाएंगे ना? ये कोड आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मेरी स्क्रीन पे? जी सर। ऐसे ही करना है, जो इफ एल्स लगेगा वो कंस्ट्रक्टर के अंदर लगेगा। आगे आप खुद करें। आप इफ एल्स कंस्ट्रक्टर के अंदर लगेगा, मैं ऐसे जैसे आप इनको पैरामीटर पास करना है। ओके सर। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, जस्ट आपको आगे लॉजिक चेंज करनी। जी, अवैस, अबू बकर, राज मोहम्मद आपने किया? उमर फारूक, वर्दा अली, अमान खालिद, तहाबास। सर मैं 5 सेकंड में आपको करके भेज रहा हूँ। जी, लास्ट मिनट रहता है, लास्ट मिनट। मैंने आपको बोला था साथ आउटपुट भी शो करनी है, आपने आउटपुट शो नहीं की। सर मैंने जी सर 5 सेकंड दे दे बस, मैं कर रहा हूँ, हो गया सॉल्व करके चलो सर नीचे वो टर्मिनल पे होगी सर, नीचे। चलें ठीक है, ओके सही है, अगर आप कहते हैं मैं फिर से। नहीं ठीक है ठीक है, मैंने जस्ट को लॉजिक देखनी है। राज मोहम्मद किधर हैं? वो अच्छा उन्होंने अपलोड कर दिया। राज मोहम्मद शहीद, अबू बकर अतीक, मोहसिन शाहिद, वर्दा अली, शरीफ अली, उमर फारूक। सर मैंने भेज दिया सर आपके को। हाँ जी, शरीफ आपका आ गया। ओके, टाइम्स अप जी, टाइम अप हो गया। ओके, मैं जस्ट 1 मिनट मोर देता हूँ। 53 पे हम स्टार्ट कर लेंगे। जिसका जितना भी हो चुका है वो अपलोड कर दे। 0 लगने से बेहतर है कुछ ना कुछ तो आपके 3-4 मार्क्स लग जाएंगे इस टास्क में। वर्ड फाइल बना रहा हूँ बस। वर्दा अली, अभी तक आपने नहीं किया, बाकी सब ने ऑलमोस्ट कर दिया। लैपटॉप का मसला हो गया था, मैं कर रही हूँ 10 मिनट से 3-4 मिनट। 3-4 मिनट। ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो है डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर आउटसाइड द क्लास। अभी जो हमने कोड किया था लास्ट आपने, वही है। जस्ट अगर आपने आउटसाइड द क्लास कंस्ट्रक्टर आपने बनाना है, तो जैसे हमने फ्रेंड फंक्शन आया था, अगर आपको याद हो फ्रेंड फंक्शन,
आउटसाइड द क्लास हम उस क्लास का नाम, फिर स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, डबल कॉलम। सर जी जी सर ये अबू बकर का मैसेज आया हुआ है, उसका नेट सही नहीं चल रहा। चल रहा है, चले कोई नहीं। ओके अबू बकर ने टास्क अपलोड कर दिया ना, सर अभी वाला तो उसने कैसे कर दिया, टास्क अपलोड कर दी। वो चलो कह रहे हैं उसके कनेक्शन लॉस है ना, तो वो बात नहीं कर रहे। क्या टास्क बाकी आगे की क्लास लैब वो नहीं किए, जितने जल्दी से ज्वाइन हो सकता है मजीद आगे और टास्क आ रहे हैं आपके लिए, ये डिपेंड करता है। चले मैं कहता हूँ जी तो स्टूडेंट इसमें जस्ट हमने अगर कंस्ट्रक्टर को अगर हमने या किसी भी फंक्शन को अगर आउटसाइड द क्लास अगर आपने डिक्लेयर करना है कि क्लास के अगर बनाए तो आपको क्लास का नेम और स्कोप रिलेशन ऑपरेटर आपको रखना होगा, ठीक है। और उसके बाद आप फंक्शन का नेम और उसकी फुल बॉडी आपने वहाँ पे डिक्लेयर करनी होगी, और उस क्लास के अंदर उसकी आपने एक प्रोटोटाइप आप बनानी होगी, जैसे आपने ये सम किया, ये क्या आपने एक प्रोटोटाइप बनाई है। तो इस कोड को सब स्टूडेंट राइट करें। तो ये जैसे आपने फ्रेंड फंक्शन की तरह, ये जस्ट हमने एक टॉपिक ही कवर कर लिया इधर कि आपने कंस्ट्रक्टर को आउटसाइड क्लास कैसे डिक्लेयर करना है। जो आपका सम वाला लास्ट कोड था उसकी कॉपी पेस्ट करके न्यू फाइल बनाएं और जस्ट सम वाले मेथड को जो है आउटसाइड द क्लास कर दें और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर अप्लाई कर दें और वहाँ पे एक प्रोटोटाइप लिख दें। कोड को कॉपी करना है, कॉपी नहीं करना, राइट करना है। कॉपी और राइट में फर्क होता है। कॉपी ये होता है कि मैंने आपको दे दी, आपने उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ से राइट का ये मतलब देख के आपने लिखना अपने पास और सारा अंडरस्टैंड करना है। जी 3 मिनट से आपके पास, विद इन 3 मिनट सब स्टूडेंट ये राइट कर लें। सर 2 सेकंड रुक जाए, मैं ये टास्क अपलोड कर रहा हूँ। आपने केवल 3 मिनट पहले 5 सेकंड मांगे थे मुझसे। सर ये लैपटॉप स्लो चल रहा है सर। ओके ओके कर लें पावर सिस्टम सर ये नाम से ना जी ऊब टास्क 12 के नाम, ऊब 12 टास्क 1। आप सब स्टूडेंट्स को मैंने लैब 9 में, जो स्टूडेंट लैब 9 में प्रेजेंट थे उन सबको मैंने मार्क्स दे दिए, फुल मार्क्स दे दिए लैब 9 में और लैब 9 के होमवर्क में भी, क्योंकि लैब 1 में हमने कुछ कंसेप्ट क्लियर किए थे ऊब के और उसमें हमने प्रोग्रामिंग नहीं की थी, तो इसलिए मैंने उसका लैब वर्क होमवर्क नहीं दिया था। तो उसमें मैंने आपको सबको फुल मार्क्स दे दिए जो स्टूडेंट लैब 9 में प्रेजेंट थे, उसके होमवर्क में भी और उसके लैब वर्क में। जी अवैस कोड को एक्सप्लेन करें थोड़ा कि इसमें हमने अचीव क्या किया। सर कोड बेसिकली सेम ही है, बस हमने इसमें ये किया है कि पहले हम क्लास के अंदर से हम पूरा बनाते थे कंस्ट्रक्टर्स को, अब सिर्फ हमने उसकी प्रोटोटाइप क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने जो है स्कोप रेजोल्यूशन को यूज करके हमने उसे जो है क्लास के बाहर हमने लिख दिए, मतलब बस यही है, डिफाइन उसे हमने क्लास के बाहर किया। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमने किया क्या है, हमने ऊपर क्लास के अंदर भी तो कुछ चीजें की है ना। ये सर क्लास में हमने ये किया है कि जो हमने सर जो हमारा कंस्ट्रक्टर है लाइक 3 पैरामीटर वाला जो कंस्ट्रक्टर है, हमने उसकी प्रोटोटाइप लिख दी है और फिर सर हमने दूसरे की प्रोटोटाइप लिख दी है सर। फिर उसके बाद में हम सर क्लास के बाहर आ गए और हमने पहले सर क्लास की नेम लिखी है, फिर सर वो जो हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, हाँ स्कोप रेजोल्यूशन वाला होता है सर, उसे हमने लिख दिया और हमने जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर के फुल सर जो नेम था वो हमने दे दिया, जो 3 पैरामीटर्स वाला था वो हमने 3 पैरामीटर्स वाला दे दिया और उसके अंदर जो हमने सर जो उनका तीनों का सम जो हमने करवाना था वो हमने सब प्रिंट कर दिया। इसी तरह से हमने सर सेकंड का भी किया। तो हम एक जो फ्रेंड फंक्शन बनाते थे वो भी ऐसे ही बनाते थे या कोई फंक्शन हमने आउटसाइड क्लास बनाना है सर? उसके फिर डेटा टाइप भी सर हम लिखते थे, लेकिन मेथड यही है ना। यस सर। ताहा बस आप एक्सप्लेन करें कि हमने इस कोड में क्या किया। सर जो पहले हमने कोड किए थे ना ये सम फंक्शन सम क्लास के लिए, तो हमने इस पर वो क्लास का डिफाइन किया मेंबर फंक्शन को हमने सर बाय किए। बाय करने का तरीका इस तरह है कि सर पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं
कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप होती नहीं है, तो हम कंस्ट्रक्टर का नाम, क्लास का नाम लिख के फिर स्कोप रेजोल्यूशन लगाएंगे, फिर जो फंक्शन हेडिंग है सर वो लिखते हैं, और फिर जो डिफाइन करना है बॉडी में। जी ठीक है, गुड, अच्छा हो गया। फ्रेंड फंक्शन अभी हमने स्टडी नहीं किया। मेरा मार्क था कि फंक्शन आउटसाइड द क्लास। फ्रेंड फंक्शन हम जो है देखेंगे ग्रुप को जब हम नेक्स्ट लेयर में मुकम्मल डिटेल से, तो वहाँ पे हम देखेंगे। हम बेसिकली फ्रेंड फंक्शन ये होता है कि आपके जो क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर होते हैं उनको हमने अगर आउटसाइड द क्लास अगर एक्सेस करना है विदाउट गेटर एंड सेटर, तो आप फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं हम, ठीक है ना। अगर आपने क्लास के प्राइवेट वेरिएबल को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना है तो विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड विदाउट डिक्लेयरिंग गेटर एंड सेटर, तो हम फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेयर में देखेंगे इसमें। ओके जी, ऑलमोस्ट सबको हो गया, किसी का इशू तो नहीं आ रहा है इस कोड में? टाइम हमारा थोड़ा है जी, अभी तक हमने सिर्फ 17 स्लाइड की हैं। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रक्टर। अब आपने डिस्ट्रक्टर को समझना है। जैसे कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो एक जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ऐसे ही जब एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो एक डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ देयर क्लास इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली होता है, आप उसको डिक्लेयर ना भी करें तो ये कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली क्या करता है, कॉल करता है। दिस मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर फंक्शन और डिस्ट्रक्टर। इसको आप डिस्ट्रक्टर फंक्शन भी कह सकते हैं या डिस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर का की तरह कॉल होता है। जैसे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इसके थ्रू ही आप जो है ना अपने रिसोर्स को डीलोकेट करते हो। द डिस्ट्रक्टर फंक्शन हैज द सेम नेम एज द नेम ऑफ द क्लास बट अ टिल्ड साइन इज रिटन बिफोर इट्स नेम। एक टिल्ड साइन जो है ना आप इसके नेम से पहले लिखते हैं आप, बाकी सारा वो कंस्ट्रक्टर की तरह ही होता है। इट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट कम टू द एंड ऑफ लाइफ। ये ऑटोमेटिकली एंड होता है जब कॉल होता है, जब या एग्जीक्यूट होता है जब ऑब्जेक्ट की लाइफ एंड होने के करीब होती है। लाइक कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। डिस्ट्रक्टर के भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। दे आल्सो डू नॉट टेक एनी इनपुट पैरामीटर या आर्गूमेंट। इसके आर्गूमेंट भी नहीं होते, इसका रिटर्न टाइप ही नहीं होती, नॉट वाइड। जस्ट ये क्लास का नेम, और क्लास का नेम से पहले जो आपके पास टिल्ड का साइन आता है और उसके आपस में फंक्शन वाली ब्रैकेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल a local object is destroyed when all statement of function in which it's declared are executed. So at the end of function destructor function is executed. देखें इसको इस एग्जांपल से अगर हम देखें, हमारे पास एक क्लास है प्रोग्रामिंग की PROG की, ठीक है। उसके अंदर पब्लिक में हमने क्या लिया, एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया। तो जब भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे हमने प्रो का एक्स का एक वेरिएबल बनाएंगे, तो ये क्या होगा, कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रक्टर है, अब देखें डिस्ट्रक्टर की ना तो इनपुट पैरामीटर हो सकती है ना रिटर्न टाइप हो सकती है, और डिस्ट्रक्टर का नेम क्लास का नेम सेम होगा, और डिस्ट्रक्टर से पहले एक टिल्ड का साइन होगा। ये टिल्ड का साइन जो है ना आपके कीबोर्ड पे 1 जो ऊपर नंबरिंग है 1 के साथ वाला जो बटन है लेफ्ट साइड पे, शिफ्ट प्रेस करके वो करेंगे तो वो आपको नजर आएगा। मैं आपको बताता हूं, ये जो 1 के साथ अगर हमने सम का डिस्ट्रक्टर बनाना है तो शिफ्ट प्रेस करके ये 1 के साथ वाला जो कीबोर्ड बटन है इसको क्लिक करेंगे तो आपके टिल्ड का साइन आपके पास आ जाएगा। यह टिल्ड का साइन बेसिकली ये करता है कि कंस्ट्रक्टर ने अब डिस्ट्रॉय होना है, तो ये डीलोकेट करता है। जो कंस्ट्रक्टर को जो मेमोरी वाला मिली होती है ना, वो मेमोरी इसको से ले लेता है, इसको डीलोकेट कर देता है। ये सबको पता चल गया टिल्ड का साइन कहां से आता है कीबोर्ड से? यस। आपका जो कीबोर्ड है उसके 1 के साथ जो बटन है, शिफ्ट प्रेस करके आप जो है उसको साइन को आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन आपने कंस्ट्रक्टर के साथ डिस्ट्रक्टर के साथ एक ही टिल्ड साइन यूज करना है, इसको टिल्ड साइन कहते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या होगा, आपने ना कंस्ट्रक्टर कॉल किया ना डिस्ट्रक्टर। जब प्रोग्रामिंग का एक्स बनाया तो आपका कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल होगा। फिर आपने इंट है और सी आउट किया आपने सम आउट। जब a प्लस बी करेंगे तो
यहाँ पे जाके रिटर्न 0 से पहले प्रोग्राम का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एंड होने से पहले ज़रूरी है कि उसके चाइल्ड भी डिस्ट्रॉय हो, मतलब उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना था उसका भी डिस्ट्रॉय होना लाजमी होता है। तो इस लाइन के बाद आपकी कॉल होगी डिस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड, डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, मतलब ये डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। आप ऐसे समझें कि एक फुल मेन प्रोग्राम है, ठीक है, मेन प्रोग्राम के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब जब पूरा प्रोग्राम क्लोज होगा तो उसके लिए ज़रूरी है उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो भी क्लोज हों, वो भी डिस्ट्रॉय हों। तो जब प्रोग्राम पूरा क्लोज होने से पहले पहले वो ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होते हैं, तो वो उसका डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इस प्रोग्राम को राइट करें, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। जी वर्दा, आपको क्या इशू आ रहा है? नहीं सर, इशू नहीं है, मैं उसका पूछ रही थी कि फ्लेक्स पे सर ये जो असाइनमेंट है इसमें ये क्या है सर, इसके मार्क्स लगे हैं? फ्लेक्स पे नहीं, अभी उसके लिए लगे। मैं अभी सिर्फ उसको रात को थोड़ी सी लेंथी असाइनमेंट है तो मुझे वन बाय स्टूडेंट की डिटेल से चेक करनी पड़ रही है, तो उस वजह से मैं जो है अभी चेक कर रहा हूँ। मैंने अभी सबके चेक नहीं किए, सिर्फ एक स्टूडेंट के अभी तक चेक हुए हैं। जी जलाल रोशन, आपको भी इशू आ रहा है? जी कौन से मार्क्स? क्विज के मार्क्स अपना जो है ना, मैंने गूगल क्लासरूम में मैंने एक पोस्ट की है मार्क्स इशू, उधर आप अपना लिखते हैं कि मेरा ये वाली लैब के या किसके जो जिसका भी है वो लिखते हैं, मैं फिर सबको वहीं इकट्ठा ही होगा तो मैं वहीं से जो है देख के ना आपको स्पेसिफिक में चेक करके मैं अपलोड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। ठीक है सर, क्विज के बाद मार्क्स मेरे भी नहीं लगे थे। केस 1 के आपने दिया था? जी सर दिया था सर, वो पॉइंटर वाला जो हुआ रहता। मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कौन से केस के मार्क्स अपलोड किए हैं। जी जवेद, आपको क्या इशू आ रहा है? कोड अपना पेश करके बताएं मुझे। अवैध साहब का एरर आया आपका इस कोड में? नो सर। ओके जवेद, आपको क्या एरर आया? कोड कॉपी पेस्ट करें। सर वो डिस्ट्रक्टर के साथ वो नहीं दी हुई पैरेंथेसिस। जी ये आपका जो फंक्शन की जो पैरेंथेसिस होती है ना, स्मॉल ब्रैकेट्स, वो आपने इसमें नहीं की हुई। मैं ये जो आपकी लाइन नंबर 13 है ना, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स डालेंगे आप स्मॉल वाली, तो आपका कोड रन हो जाएगा। सर मैंने कॉपी थोड़ा सा इनकरेक्ट मैं कॉपी कर। ओके सर राइट क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कोड राइट कर रहा हूँ तो सर यहीं पर लिखिएगा आप। ओके आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से और थोड़ा कोई मसला ही नहीं होगा आपको। ये जो आपने असाइनमेंट 1 के मार्क्स लगाए हैं तो इसके सर ये जो 3 क्वेश्चन थे ये वो वाली असाइनमेंट थे जिसके 4 क्वेश्चन थे, वो जिसमें वो एक था आपको सीक्वेंस प्रिंट करने थे, जो एक असाइनमेंट दिया ना मैंने अभी तक। ऐसे जिसमें वो फर्स्ट जो एक क्वेश्चन था जिसमें आपने हेल्प का भी कुछ वीडियो भी। जी जी मैं उसकी मैंने कोड किया और वो भी आपसे शेयर करूँगा। उसमें ये था कि एक्यूरेसी लेवल जो है ना वो अचीव करना मुश्किल होता है, कुछ डिफरेंट मेथड से करें। तो आपका जो कोड है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा सा उसमें इशू था इसलिए मैंने आपके 3 मार्क्स उधर से काटे हैं। ओके सर, बस उसका जो है ना सर जो करेक्ट सॉल्यूशन है ना वो बस अपलोड कर दीजिए। वो मैं अपलोड कर दूंगा। आपका भी आंसर ठीक है, उसमें जो है ना एक्यूरेसी लेवल आ जाता है। अब जो Yes, मैंने sir. कोड राइट किया है ना वो 70 तक अगर आपने देना है तो वहाँ तक ठीक करता है, उसके बाद इनफाइनाइट हो जाता है क्योंकि सीक्वेंस इतने ज़्यादा बनते हैं कि वो लूप चलती रहती है उसकी। मैं आपसे कोड वो भी शेयर कर दूंगा। आपका कोड भी ठीक है लेकिन आपका कोड 10 से ऊपर जा ही नहीं रहा, वो उसके बाद वो इनवैलिड बता रहा है, आंसर ही ठीक नहीं बताता। Yes, लेकिन sir, जो मैंने sir. कोड किया मैं आपसे वो शेयर कर दूंगा, उसकी मैं थोड़ा कमेंट वगैरह करनी है उसको तो। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन आपका कोड माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी कोशिश, आपने बहुत अच्छी की है, बहुत ज़्यादा आपने जो है ना उस पर वर्क किया। गुड, थैंक यू सर। जी स्टूडेंट्स कोड कर लिया, नेक्स्ट मूव करते हैं। एक सेकंड वेट।
हम बस जो 11 बजे करेंगे जी, कोई मसला नहीं है। ये एक्सरसाइज तो हो रही है जी। अवैस इस कोड को एक्सप्लेन करें ना, इसमें क्या हो रहा है। सर पहले हमने ये किया है कि हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है पब्लिक में, और साथ ही हमने एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है। सर उसका टिल्डा के साइन से पता चल रहा है कि ये एक डिस्ट्रक्टर है। तो फिर हमने सर एक मेन के फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट हमने ऐसे क्रिएट कर लिया है। तो सर जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो इस वजह से सर उसने स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया कि दिस इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो सर फिर ये सारी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। जब ये लाइन सर प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो सर फिर डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और फिर ये सर अपने जो सी आउट प्रिंट कर देगा सर, फिर वहाँ पे खत्म हो जाएगा। और ये लाइन नंबर 13 में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम की शॉर्ट फॉर्म, उसके पीछे जो ये करली वो बना हुआ है सर, ये लैपटॉप में दिख नहीं रहा करने के लिए। ये टिल्डे साइन है। आप अपना कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके ना, शिफ्ट प्रेस करेंगे, उससे पहले जो 1 से पहले जो साइन आ रहा है ये वाला, ये साइन है। ओके ओके सर, ओके जी जी। और किसी को अगर इशू है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको जी। डिस्ट्रक्टर का मतलब वो कॉल किस तरह होता है वो? ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, जैसे आप ही ने कोड भेजा है ना, इसको देखते हैं। देखें, बात सुने, जब हम लाइन नंबर 21 एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है ना। ऑटोमेटिक कैसे कॉल होता है? हमने ये कहा कि जब तक उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। क्यों? कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो वो मेमोरी उसके थ्रू हमें मेमोरी एलोकेट होती है ऐसे वेरिएबल्स को। इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है जिसके अंदर ये आपने जितने भी वेरिएबल्स वगैरह होंगे उनको स्टोर करेगा। तो ऐसे ही डिस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन है, वो भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जो भी उसको आपने मेमोरी वगैरह दी होती है अपने उस किसको, ये ऑब्जेक्ट को, बेसिक पॉइंटर ही होता है जो पॉइंट करता है, उससे मेमोरी डी एलोकेट करनी होती है। नहीं तो फिर वो अगर आप प्रोग्राम क्लोज भी कर दें ना, और आप प्रोग्राम क्लोज भी कर दें तो तब भी वो मेमोरी एलोकेट करता रहेगा, तो आपकी मेमोरी में बहुत इशू आ जाएंगे। मतलब कि आपका प्रोग्राम क्लोज हो गया, आपके वेरिएबल फिर भी मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए, तो उसके लिए डिस्ट्रक्टर को होना लाजमी है। ऐसे ही आप समझें कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है, उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किए और आपने प्रोग्राम क्लोज कर दिया, लेकिन वेरिएबल फिर भी आपकी मेमोरी में स्पेस होल्ड कर रहे हैं, तो उसमें मेमोरी का जो होता है वो इशू हो जाता है। मेमोरी का आपकी लोकेशन ठीक नहीं होती, आपकी मेमोरी कुछ टाइम बाद वो मेमोरी की स्टोरेज फुल हो जाएगी, तो फिर आप मजीद प्रोग्राम रन नहीं कर सकेंगे, मजीद कोई फाइल तक इवन तक अपलोड ओपन नहीं कर सकेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो डिस्ट्रक्टर का ये काम करता है कि वो उसको जितने भी रिसोर्स दिए होते हैं वो उसको डी एलोकेट कर दिए। एलोकेट मीन जो उसको मेमोरी दी है उससे मेमोरी वापस हो जाती है, वो खुद डिलीट हो जाता है ऑब्जेक्ट। जिस तरह फाइल हैंडलिंग में फाइल क्लोज होती है ऐसे ही गुड 100% ने ठीक एग्जांपल दिए। जैसे हम फाइल हैंडलिंग में जब एक फाइल ओपन करते हैं तो क्या होता है, अब अगर अभी तो आपने शायद आई थिंक एम्बेडेड सिस्टम में या फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में आप स्टडी करेंगे कि जब फाइल हैंडलिंग की कॉल जाती है तो जो फाइल हैंडलिंग का वो होता है ना, वो प्रोसेस जो है वो क्यू में हो जाता है। अब उस टाइम पे फिर जब तक आप उसको रिसोर्स डी एलोकेट नहीं करोगे तब तक वो बिजी रहेगा, तो अनदर कोई प्रोसेस उसकी जगह चल नहीं सकता। तो ऐसे ही जब आप मेमोरी, अगर एक वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को आपने मेमोरी दी हुई है तो उसको से मेमोरी वापस भी लेनी है ताकि कोई और प्रोग्राम चल सके, कोई और चीज़ें यूटिलाइज हो सके, क्योंकि आपके पास जो रैम होती है वो लिमिटेड होती है। तो उस वजह से जो है आप डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर का ये जो क्लास का नेम है उसी का वही नेम है, उसकी इनपुट पैरामीटर नहीं होते, जस्ट एक टिल का साइन लगता है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि ये ऑटोमेटिक कैसे कॉल हुआ है। जब आपका मेन प्रोग्राम देखें, इसको रन करते हैं, अभी जब ये लाइन लास्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, उसके बाद आपका फंक्शन जो है मेन प्रोग्राम क्लोज हो गया, आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। तो मेन प्रोग्राम से खत्म होने से पहले कि जो उस वेरिएबल्स, जो ऑब्जेक्ट को हमने मेमोरी दी होती है, उसका डी एलोकेट होना,
उसका डिस्ट्रॉय होना उस ऑब्जेक्ट का लाजमी होता है। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कंपाइलर कॉल करता है कि इस प्रोग्रामिंग जो एक्स है, जो ऑब्जेक्ट है, इसको जो मेमोरी मिली है उससे वापस ले ली जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। मतलब कि जब आप प्रोग्राम, अभी ये जो प्रोग्राम है ना, ये हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है, हार्ड डिस्क के ऊपर, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, हार्ड डिस्क के ऊपर। ये क्वेश्चन 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है। जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये प्रोग्राम कहाँ पे लोड होता है, आपकी रैम में, ठीक है। ये प्रोग्राम पूरा कहाँ पे लोड होगा, बाइनरी कोड में कन्वर्ट होकर आपकी रैम में आ गया। अब जब ये प्रोग्राम रन हो जाता है तो रैम के अंदर जो इसको स्पेस मिली होती है वो दोबारा इसको क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करके क्लियर करते हैं। तो उसके लिए जो ऐसे ही जो कंस्ट्रक्टर है उसको भी एक रैम में कोई जगह मिलती है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको दोबारा वापस लेने के लिए आप डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं कि उसके रिसोर्सेज आप क्लियर कर लें। और सो क्या वो ये चीज़ क्लियर होगी। तो जब रिटर्न 0 वाली स्टेटमेंट आती है तब कॉल होता है डिस्ट्रक्टर, मतलब प्रोग्राम एंड हो जाए। हाँ, इससे पहले ठीक जी। सबका कोड हो गया, किसी का इशू तो नहीं आ रहा? जी, आप सब निकाल लिया? राज मोहम्मद, वर्दा अली, ओके। 609 आपने 5 सेकंड लिए थे, हुआ आपका 609? जी सर, हो गया सर। ओके। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इस डिस्ट्रक्टर की समझ ना आई हो? कोई बता सकता है ये जो मैंने अब किया आप क्या होगा? ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, 3 दफा प्रिंट होगा, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, 4 दफा हो जाएगा, 1 पहली दफा हो जाएगी। तो कंफर्म पता नहीं है, बट सर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो मेमोरी भी सर 4 की बनेगी रैम में। तो सर जब डिस्ट्रक्टर होगा तो वो चारों की सब करेगा। तो 4 बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 4 बार डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। yes, अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक 4 कंस्ट्रक्टर कॉल हुए क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट बने। उसके बाद प्रोग्राम का क्या आ गया, एंड आ गया, तो चारों के 4 डिस्ट्रक्टर कॉल हो गए। ठीक है ना? yes, sir. मेमोरी जो हमने उनको दी थी वापस ले ली। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन हो? अमान खालिद, वर्दा अली, मोहसिन शाहिद, शरीफ, तहाबास, एम जलाल रोशन, राज मोहम्मद, मोहम्मद शहीर किधर है? ओके, इसमें हमें नेक्स्ट मूव कर लेना चाहिए। सर जी जी सर, ये मेरे डिस्ट्रक्टर निकाल करने पर इधर इधर आ रहा है सर। जी, अपना कोड कॉपी पेस्ट करें, जल्दी करें। कोड भेजिए इधर। कोड भेजा आपने? यस सर, भेज दीजिए। क्लास आपने किस नेम से बनाई हुई है? स्मॉल प्रो से, तो इसको भी वही रखें, कैपिटल करें इसको भी। कंस्ट्रक्टर का जो आपका नेम है ना उसमें आपने लिखा होगा। जी जलाल रोशन, आपका एरर इशू पता चला आपको? क्या था आपका जो ये क्लास का नेम था ना, वो आपका स्मॉल था। यस सर। पी से आप कैपिटल करेंगे तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। हमने C++ ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन, हमें तो पता है फंक्शन को हम वेरिएबल पे इनपुट पैरामीटर पास करते हैं और फंक्शन हमें रिटर्न भी करता है। क्या हम सोच सकते हैं इसके बारे में कि हम फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट पास करें, वेरिएबल नहीं, इंट एक्स नहीं, स्ट्रिंग नहीं,
क्लास को ऑब्जेक्ट पास करें और क्लास को ऑब्जेक्ट उससे रिटर्न भी लें। जैसे हमने पॉइंटर पास किया था और पॉइंटर रिटर्न भी किया था, ठीक है ना। और जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये बाय डिफॉल्ट कॉपी बाय वैल्यू होते हैं, कॉल बाय वैल्यू होते हैं, कॉल बाय रेफरेंस नहीं होते, ठीक है। अगर आप किसी फंक्शन को ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास करेंगे तो क्या होगा, कॉल बाय वैल्यू होगा बाय डिफॉल्ट। अगर उसको आप आज कॉल बाय रेफरेंस भेजना है तो फिर आपको पॉइंटर वाला वो ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। खैर हम देखते हैं आगे इसको भी। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न द पास द ऑब्जेक्ट ऑफ फंक्शन एंड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फंक्शन इन C++ प्रोग्रामिंग। In C++ programming, we can pass object to a function in a similar manner as passing regular argument. जैसे आप रेगुलर कोई भी आर्गुमेंट स्ट्रिंग पास करते हैं, इंटीजर पास करते हैं, फ्लोट पास करते हैं, डबल पास करते हैं या बूलियन पास करते हैं, ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट में फंक्शन को ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरी आपने देख लेनी है, बाकी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं यहाँ से बताता हूँ। आपके पास एक क्लास है टेस्ट की, ठीक है। प्राइवेट हमारे पास एक कैरेक्टर नेम है कि टाइप अरे है, उसका साइज 20 है। फिर उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, उसमें मैंने गेट का जो है मेथड डिक्लेयर किया और उसमें मैंने कहा इंटर यूर नेम। जब वो नेम एंटर करता है तो sin.get के थ्रू मेथड के थ्रू हम जो है नेम के अंदर वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। और प्रिंट का, अब जो प्रिंट का मेथड है, प्रिंट के मेथड में मैं क्या ले रहा हूँ, जो ये टेस्ट क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, जो एस आ रहा है इसकी टाइप क्या है, टेस्ट है। जैसे ही आप इंटीजर टाइप पैरामीटर लेते हैं, ऐसे टेस्ट क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे इंटीजर होता है आपके पास, ऐसे क्लास भी है, लेकिन ये क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो इस वजह से इस एस की टाइप क्या है, टेस्ट है, और उसके थ्रू फिर हम इसको क्या करेंगे, नेम डिस्प्ले करेंगे, s.name। तो मेन में हमने क्या किया, मेन में हमने टेस्ट के दो ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। टेस्ट वन से हमने इसको गेट किया और टेस्ट 2 से हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। सर इसको राइट कर लेना जी, कोड राइट कर लें। जी राइट कर लेना, राइट कर लें, फिर इसको हम मजीद डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। कम है सर, बात है सर, मैंने इनसे टास्क भी ले लिया, इनसे टास्क भी ले लिया। टास्क ये लिए कि स्लाइड में था ना, कौन सा ये बुला के करो लोडिंग का, हाँ ना वो तो फंक्शन लोडिंग कैसे करेंगे, उसमें एक 2 मीटर बनाने हैं, हमने दो वैल्यू को मैक्सिमम जाएगा तो तीसरे में जाएगा, कोड तो था लेकिन जो ही पढ़ाया पर उठा दे देने करो, देखो कैसे करो किया कुछ नहीं, ठीक है। आपका लेट कुछ नहीं चलिए सर, इसको ख़त्म करते हैं, 10-12 घंटे तक खत्म होता है सर। फिर तो चाचा किधर है, चाचा उसको हम भी चलते हैं, ईमेल भी तैयार कर देंगे, ठीक है। इसकी तो नंबर है, सब है डॉक्यूमेंट मेरे है क्या वो सर, पता नहीं है, मैं दो है, दो पता नहीं क्या देखने। अच्छा उधर गया था इस्लामपुर, मेरे साथ था, रहा था मैं, मैंने कहा बस कुछ अटेंडेंस लगा दें, उनका मुझे दे दो जी। सामने को राइट कर लिया, राज मोहम्मद कोड को एक्सप्लेन करें, क्या हो रहा है इसमें। कर रहा हूँ। राज मोहम्मद, जवेद आप एक्सप्लेन करें इस कोड में हमने क्या किया, थोड़ा जल्दी टाइम कम है हमारे पास। सर इसमें ना हमने टेस्ट नाम की क्लास बनाई है, जिसमें एक प्राइवेट वेरिएबल है, उसमें हम नेम रखेंगे तो मतलब कैरेक्टर, और हमने पब्लिक एक फंक्शन बनाया गेट से, जिसमें हम नेम ले रहे हैं यूजर से, मतलब उसका नाम क्या है, और एक टेस्ट का बनाया है ऑब्जेक्ट, क्लास दिया ना, तो वो क्लास के नाम दे रहे हैं क्लास। जीरो एक्सप्लेन करें, कुछ क्लियर नहीं हुआ स्टूडेंट्स को। सर ये क्लास का ऑब्जेक्ट हम पैरामीटर में दे रहे हैं प्रिंट वाले, मतलब हम उसी क्लास का नाम दिया हुआ है और फिर ऐसा आगे लिखा हुआ है, मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा एज अ पैरामीटर। ओके,
अब यहाँ पे हमने दो काम किए हैं, नहीं ठीक है। लाइन ये जो लास्ट, एक तो हम उसको ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, जब हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे test1 तो वो ऑब्जेक्ट 1 की फुल कॉपी चली जाएगी, ठीक है ना। टेस्ट वन के पास अभी हमने क्या किया, वैल्यू जो पास की है तो उसकी फुल कॉपी चली जाएगी ऑब्जेक्ट 2 को। हमने यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो दो काम किए हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर की है, दूसरा प्रिंट के अंदर फिर जाके हम उसको प्रिंट भी कर रहे हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या आपने पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो test2 को दे दिया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आपने पूरा test1 जो है कॉपी करके दे दिया। मोहम्मद अवैस साहब एक्सप्लेन करें। सर बेसिकली जो मेन चीज इसमें हो रही है, एक हमारे पास सर एक फंक्शन है प्रिंट के नाम से सर, जो कि एक ऑब्जेक्ट लेता है सर, क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो हमने सर ये किया है मेन के फंक्शन में कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, test1 और test2 के नाम से। तो हमने ये किया है कि जो test1 है उसको हमने गेट करके सर उससे हमने नेम ले लिया, और सर वही उसकी जो हमने कॉपी जो है ना सर वो प्रिंट के फंक्शन दे दिए सर। test2 जो नया जो था ऑब्जेक्ट उसको हमने पास कर दिया एज आर्ग्यूमेंट। तो सर इस तरह से मतलब ये हो रहा है। कोड रन हुआ आपके, आउटपुट ठीक आ रही है आपको? यस ओके, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, कुछ उन्होंने निकाल लिया जो कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हमने यही किया है कि हमने ऑब्जेक्ट को एज अ इनपुट पैरामीटर आपने पास किया किसी भी मेथड को। प्रिंट का मेथड है, ये एक इनपुट पैरामीटर ले रहा है किसका, क्लास का, ठीक है। किसी भी क्लास का, जरूरी नहीं है, आप किसी भी क्लास को कर सकते हैं। ये तो जैसे एक एग्जांपल थी, तो हमने कुछ डायनामिक क्लास नहीं हुई है ना, तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। जरूरी नहीं आप इसी क्लास के मेथड को पास करें, आप किसी और बाहर वाले मेथड को भी आप पास कर सकते हैं। अब इस क्लास को हमने क्यों पास किया, इसलिए किया है कि जो नेम इसका है ना, जी जी ये मेरा आउटपुट बहुत अजीब सा आ रहा है। क्या आ रहा है, अपना कोड कॉपी पेस्ट करें। कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो क्लास अलग चीज में ले रहा हूँ और वो अलग। जी क्या कह रहे हैं आप? सर ये नेम इज के आगे जो है ना, चेक करें आप कोड के साथ मैच करें, कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी आपने, इस गेट वाले में यहाँ पे कुछ आपने मिस्टेक की होगी, cn.get नेम। जलाल रोशन कोड को बताएं, कोड में क्या हो रहा है जलाल रोशन? यस सर हमने स्टार्ट में टेस्ट क्लास बनाए हुए हैं, फिर उसमें प्राइवेट में हमने नेम के लिए वेरिएबल बनाए हुए हैं, नेम वेरिएबल और फिर हमने पब्लिक में गेट और वॉइड का दो फंक्शन बनाए हुए हैं, गेट प्रिंट, वॉइड गेट और वॉइड प्रिंट के दो फंक्शन बनाए हुए हैं। फिर मेन में हमने टेस्ट के दो ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, test1 और test2। और test1 पे हमने गेट का फंक्शन कॉल किया हुआ है, और test2 में जो प्रिंट का फंक्शन है उसमें हमने पूरा उसके पैरामीटर में हमने पूरा टेस्ट ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है test1 पूरा। और प्रिंट वाले मेथड में जाके क्या हो रहा है अंदर? सर उसमें जो हमने test1 से test1 का टेक के थ्रू जो नेम कॉल किया हुआ था, नेम हमने वो किया हुआ था, गेट किया हुआ था, वो इधर पूरा का पूरा test1 हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं test2 को प्रिंट फंक्शन में, तो वो test2 को मिल रहा है वो नेम। ओके गुड। राज मोहम्मद वर्दा अली, आप एक्सप्लेन करें कोड को। हमने यहाँ पे जो test2.print है उसमें हमने जो ऑब्जेक्ट पास किया है वो डायरेक्ट उसकी कॉपी ले रहा है, लाइक प्रिंट जो है वो test1 वाले को भी बेसिकली कर रहा है, उसकी डायरेक्ट वो कॉपी test2 में हमने जो ऑब्जेक्ट पास, इसका मतलब test1 पे जो भी फंक्शन हो रहा है वो test2 उसकी कॉपी करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, यही हो रहा है कि हमने
एक ऑब्जेक्ट को एज आ इनपुट पैरामीटर पास किया है एक फंक्शन को। जी एक और एग्जांपल है, इसमें भी हम पास कर रहे हैं लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं हम। हमारे पास एक स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है, उसमें पब्लिक का हमने क्या एक वेरिएबल लिया है डबल मास्क, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट का क्या है कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, लेकिन उसमें हमने क्या किया हुआ है एक वेरिएबल ले रहे हैं हम डबल टाइप का, और उसको हम इसको मास्क को इनिशियलाइज करें जो अपना वेरिएबल है। फिर हमने क्या किया हुआ है, हमने क्लास के बाहर एक हमने क्या किया है एक मेथड बनाया है वाइड कैलकुलेट एवरेज, और उसमें हम एस स्टूडेंट का S1 और S2 के क्या करें दो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जब दो ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो फिर उसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के पास दोनों ऑब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे, S1 के मार्क्स S2 के मार्क्स, इन दोनों के हम क्या कर रहे हैं एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। S1 डॉट मार्क्स S2 डॉट मार्क्स डिवाइडेड बाई 2, वो एक एवरेज वेरिएबल में स्टोर करके हम इसको प्रिंट कर रहे हैं कि एवरेज मार्क्स क्या है। और मेन मेथड में हमने स्टूडेंट के दो ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने उनके मार्क्स वैल्यू भी उनको पास कर दी, और फिर हमने कैलकुलेट एवरेज का क्या किया, हमने मेथड कॉल किया, तो वो ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा। अभी जो हमने ये फंक्शन बनाया ये क्लास के बाहर बनाया है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपका आइडिया चेंज हो कि क्लास के बाहर अगर किसी मेथड को आपने ऑब्जेक्ट का जो है क्लास का अगर ऑब्जेक्ट आपने पास करना है तो कैसे पास करना है, तो जो आप टाइप लिखेंगे तो टाइप आपकी स्टूडेंट लिखेंगे, क्यों, जो क्लास है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे आपके पास एक इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है, कैरेक्टर होता है, वो सिस्टम डिफाइंड है, लेकिन ये जो क्लास है ये हमने यूजर खुद ने डिफाइन किया है, तो इसको एज अ टाइप आप ले सकते हैं। इसलिए हमने स्टूडेंट S1 स्टूडेंट S2 लिया। इस मीन के स्टूडेंट टाइप का जो है वेरिएबल यहाँ पे आएगा इनपुट पैरामीटर, और सेकंड में भी स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल आएगा। सो सब स्टूडेंट्स को कोड को राइट करें। फंक्शन है कैलकुलेट एवरेज का ये क्लास का है या नहीं? जी क्या पूछ रहे हैं आप? क्लास ये कैलकुलेट एवरेज वाला जो फंक्शन है ये क्लास में है? नहीं, ये क्लास की बॉडी के बाहर है। आप देख सकते हैं ना, आपको कोड अगर क्लियर ना तो नहीं आ रहा आपको। ये देखें, ये क्लास की बॉडी यहाँ पे लाइन नंबर 11 में एंड हो जाती है। लाइन नंबर 13 में क्लास के बाहर ये मेथड हमने या फंक्शन हमने बनाया है। राज मोहम्मद ने अभी तक मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं किया। राज मोहम्मद सर वो पहले तो हॉस्टल में था, लेकिन एग्जाम के बाद वो गाँव चला गया, तो उधर उसका नेट इशू होता है बहुत ज़्यादा, शायद इस वजह से। उनको चाहिए ना कि अभी इतनी इंपॉर्टेंट लैब हो रही हैं, तो बाकी सब स्टूडेंट कितना एक्चुअली काम कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं साथ साथ। सो सब स्टूडेंट्स राइट करेंगे। इस कोड को कौन एक्सप्लेन करेगा? अमान खालिद, मात खटक, आप दोनों जो है ना इसको कोड को एक्सप्लेन करेंगे। सर मैं लिख रहा हूँ, गलती से। ओके, तो जल्दी करें, टाइम हमारे पास 20 मिनट्स है, अभी हमने 3 प्रोग्राम और करने हैं। डबल क्या है? उधर ऊंचा बोले ना, आपने नाश्ता नहीं किया। अमान खालिद जी, अमान खालिद बताएं इस कोड में क्या हो रहा है, थोड़ा जल्दी। सर इसमें हमने क्लास स्टूडेंट के नाम से मॉडल बनाएंगे, और उसके बाद हमने उसके पब्लिक एलिमेंट्स में डबल मार्क दिया, डबल सर फ्लोट से ज़्यादा पॉइंट्स वैल्यूज होल्ड कर सकता है। उसके बाद सर उसके अंदर हम लोगों ने आगे हम लोगों ने बाहर एक कैलकुलेट एवरेज दे दी है, और सर इंटीजर नेम से वो मेरे पास दिखवानी है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अमान खालिद आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हाँ सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी आ रही है। सर उन्होंने इसके अंदर वॉइड कैलकुलेट एवरेज एक उन्होंने फंक्शन बना दी है, जी और उसको फिर उन्होंने डबल एवरेज के लिए डबल फ्लोट से ज़्यादा उसके बाद उन्होंने एक स्टूडेंट उनसे हमारी क्लास की उन्होंने उसके ऑब्जेक्ट बना दिए, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, और उसको पैरामीटर्स पास कर दिए हैं, और कैलकुलेट एवरेज को हम लोगों ने जो क्लास ऑब्जेक्ट्स में पास कर दिए हैं, जिससे फिर वो ऑब्जेक्ट्स आगे कैलकुलेट करता है। ओके गुड। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका अभी तक ये कोड उसने ना लिखा हो? शरीफ आपने निकाल लिया? तहाबास सर मैं लिख रहा हूँ।
शरीफ तहाबास, ये सर कर दिया। ओके, समझ आ गई है शरीफ ये चीज़? तो मैं लिख रहा हूँ। ये सर 80% आ गई। ओके, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसमें ये क्लियर ना हो कि हम मेथड को, किसी भी फंक्शन को ऑब्जेक्ट कैसे पास करते हैं? ओके जी, अब हमने ऑब्जेक्ट क्या करना है, रिटर्न करना है। जैसे आप एक इंटीजर टाइप रिटर्न करते हैं वैसे ही आप ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्रिएट का मेथड रखा हुआ है, क्रिएट स्टूडेंट, उसकी बैक साइड में हम क्या कर रहे हैं, हम स्टूडेंट क्लास का रिटर्न कर रहे हैं, स्टूडेंट क्लास की टाइप है। तो रिटर्न में आप स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप इंटीजर लिखते हैं, कैरेक्टर लिखते हैं, ऐसे ही उस क्लास का नाम लिख देंगे और रिटर्न में आप उस क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब इस कोड को आप राइट करें, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। शाबाश, टाइम कम है और ये साथ आपने फाइल मेंटेन करते रहना, क्योंकि 12 बजे से पहले आपने अपलोड भी करनी है। आगे करेंगे जी, क्या पूछ रही हैं आप? सर अभी आपने कहा था कि आप ड्यू की डेट थोड़ी सी जो है कुछ घंटे आगे करेंगे। जी जी, मैंने 1 घंटा आगे किया ना, मैंने 12 बजे तक कर दिया जी। आपको 1 घंटा मजीद मिल गया। तो सर ये लैब 12 टास्क कौन ये कौन सा है, तो मैं से सर ये अभी हमने टास्क दिया था ना, वो 10 मिनट के लिए था। वो जस्ट एज अ क्विज ले लिया था आपको मैंने लैब 12 में, जस्ट चेक कर रहा था कि स्टूडेंट काम कर रहे नहीं कर रहे। जी, किसने कर लिया ये कोड? ये तो पहले से 69 था जी, पहले से भी 69 था जी 11 उस आपको देखें माई लैब तो 11 बजे खत्म होती है। मैंने आपको, चले मैं इसको 2 बजे तक कर देता हूँ। सर इसमें ना हमने एक क्लास स्टूडेंट की बनाई है जिसमें 2 पब्लिक वेरिएबल रखे हैं, मार्क्स 1 और मार्क्स 2, और फिर हमने एक फंक्शन बनाया है, तो उसकी जो क्या नाम है वो क्लास का मेंबर फंक्शन है, क्लास का हिस्सा है। तो उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया फंक्शन के अंदर, तो उसमें मार्क्स 1 और मार्क्स 2 मिल सकते हैं और उन मार्क्स को हमने डिस्प्ले किया और आखिर में हमने वो स्टूडेंट जो उसके अंदर बनाया था फंक्शन के अंदर वो रिटर्न कर दिया। और लास्ट में स्टूडेंट 1 को क्रिएट स्टूडेंट की है, जो स्टूडेंट रिटर्न हुआ था मतलब कॉपी कर दिया, स्टूडेंट 1 इक्वल टू स्टूडेंट हो गया, मतलब स्टूडेंट 1 के अंदर स्टूडेंट की सारी चीजें आ गई जो हमने फंक्शन के अंदर तैयार की। ओके, अटेंडेंस आपकी मैंने जो है यहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया, वहीं से मैं मार्क कर दूंगा जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे। मैं कोड को एक्सप्लेन करता हूँ, तरह से हमारा टाइम भी एंड होने वाला है लैब का। बेसिकली इसमें हम ये कर रहे हैं कि हमने एक मेथड बनाया हुआ है क्लास के आउटसाइड, ठीक है। वो मेथड हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न कर रहा है, ठीक है। क्रिएट स्टूडेंट के नाम से हमने एक मेथड बनाया, वो क्या कर रहा है, हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रिटर्न कर रहा है। अब क्या क्लास के अंदर जो है हमारे पास 2 वेरिएबल है, मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2, ठीक, मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2। अब हो क्या रहा है, हमने एक जो मेथड बनाया हुआ है वो रिटर्न कर रहा है स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में हमने एक स्टूडेंट का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके स्टूडेंट मार्क्स 1 उसको साइन करते हैं, मार्क्स 2 साइन करते हैं और फिर उसके हम मार्क्स डिस्प्ले करते हैं और इसका स्टूडेंट का क्या करते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं। और फिर जो स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया होता है उसको हम इस स्टूडेंट का जो रिटर्न टाइप है वो साइन कर देते हैं। मतलब क्रिएट मेथड का जो मेथड है ये रिटर्न करेगा, वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, वो किसको हमने साइन कर दिया, स्टूडेंट 1 को। ऐसे ही आप स्टूडेंट 2 को भी यही असाइन कर दें, स्टूडेंट 3 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें वो भी साइन कर दें, तो हर स्टूडेंट के पास ये वाली कॉपी आ जाएगी। तो ये बेसिकली हमने देखा कि मेथड से आप रिटर्न कैसे करते हैं। सर जी, ये जो सर अपने फंक्शन बनाया क्रिएट स्टूडेंट वाला, तो ये स्टूडेंट क्लास की फंक्शन है? जी जी, स्टूडेंट ना, ये स्टूडेंट क्लास का नहीं है, ये आउटसाइड द क्लास है।
लेकिन ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको रिटर्न कर रहा है। तो सर इसकी हमने सर साथ स्टूडेंट क्यों लिखा हुआ है, तो इससे क्या मतलब है कि इससे ये मतलब है कि ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। जैसे अभी देखें, स्टूडेंट, ठीक है, और अभी होता ना जैसे अभी हम ये इंटीजर टाइप का फंक्शन है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा ना। यस सर, समझ आ गई। ऐसे ही अगर हमने किसी भी मेथड के साथ एक के साथ हमने कर दिया स्टूडेंट क्लास का टाइप, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्लास का पार्ट है, इसका मतलब ये कि स्टूडेंट क्लास का स्टूडेंट भी एक टाइप है, उसका मेथड जो है वो रिटर्न कर रहा है और उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, मतलब उसका एक वेरिएबल रिटर्न करेगा। तो उस वजह से फिर आप उसका अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो रिटर्न में आप ऑब्जेक्ट कर दें। इस मीन कि आप ये जो मेथड है ये स्टूडेंट का टाइप का एक वेरिएबल रिटर्न करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये स्टूडेंट जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्लास का पार्ट है, इसका ये मतलब है कि इस क्लास का जो है वो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। आज का किसी में कोई कोड में किसी को अभी तक जो हमें कोड की इशू आ रहा हो तो बता सकते हैं। ये मेन फंक्शन किस तरह काम कर रहा है? जी, ये मेन फंक्शन किस तरह काम कर रहा है? मेन फंक्शन में हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उस क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने ये मेथड की रिटर्न टाइप जो थी वो असाइन कर दी है। मेथड की रिटर्न टाइप में एक नया ऑब्जेक्ट बनता है और उसके अंदर जो वैल्यू होती हैं वो S1 के पास भी आ सकती हैं। अब S1 के थ्रू आप आगे उसकी वैल्यू डिस्प्ले भी कर सकते हैं, उसको नई वैल्यू भी दे सकते हैं। मतलब सर जो हमने मार्क्स 1 और मार्क्स 2 दोनों वैल्यू स्टूडेंट उनके पास है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। और किसी को कोई इशू आ रहा है इस कोड में? राज मोहम्मद, अली असगर। राज मोहम्मद ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया। जी, इस कोड को कौन एक्सप्लेन करेगा? शरीफ अली, आप एक्सप्लेन करें। सर हमने इसमें क्लास बनाई है स्टूडेंट के नाम से, उसमें हमने पब्लिक में वेरिएबल बनाए मार्क्स 1 पर मार्क्स। फिर हमने एक फंक्शन बनाई है रिटर्न टाइप स्टूडेंट है उसकी, क्रिएट स्टूडेंट भी फंक्शन। सर उसमें हमने फिर स्टूडेंट के नाम से स्मॉल एस के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाई है, वो सर फिर नीचे हमने रिटर्न की है, ठीक है सर। और मेन में सर हमने फिर कॉल फंक्शन की है सर, स्टूडेंट 1 के नाम से ऑब्जेक्ट बनाई है सर। उसको सर फिर हमने जो क्रिएट स्टूडेंट है सर उसको हमने कॉल की है, स्टूडेंट 1 को असाइन की। ओके जी, किसी को कोई मसला हो इस कोड में, कन्फ्यूजन हो? नहीं है किसी को भी? सबको क्लियर है? सर जी जी। तो मुझे चीज पूछनी थी, अगर हमारे पास प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं जो जी जी इस क्लास के अंदर, तो सर हमें उससे एक्सेस करना किस तरह करते सर? जी, उसके लिए हम गेटर एंड सेटर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्लास स्टूडेंट है, इसमें आपने प्राइवेट आपके पास इंट रोल नंबर है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पब्लिक का जो है एक्सेस स्पेसिफायर लेंगे, गेटर करेंगे, या आप गेट का एक मेथड बना दें, ठीक है। उसमें आप इंट वैल्यू लें और उसको वो वैल्यू क्या कर दें, असाइन कर दें। तो आपको पब्लिक एक मेथड बनाना होगा उसको वैल्यू पास करने के लिए भी, उसको रिसीव करने के लिए भी। और ऐसे ही आप
इसका नाम रखेंगे आप सेट। सेट का मतलब ये होता है कि आपने उससे वैल्यू ली है। और अगर आप गेटर का बनाते हैं, गेट रोल नंबर, तो उसमें जैसा आपको क्या करना होगा, अभी क्या था, ये आपको क्लास नज़र आ रही है। प्राइवेट आपके पास रोल नंबर था, आपने पब्लिक में एक सेट रोल नंबर का बनाया। सेट रोल नंबर आपने इनपुट पैरामीटर लिया और उस रोल नंबर को वो सेट किया, क्योंकि प्राइवेट वाले जो वेरिएबल होते हैं क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। फिर आपने अगर उसको रिटर्न करना है तो आपने एक गेट रोल नंबर का मेथड बनाया, उसके थ्रू आपने इसको रिटर्न किया। तो अब अगर इसको अगर आप स्टूडेंट क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाएं मेन में, ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं रन करता हूँ 1 मिनट, सर ये काम हम कंस्ट्रक्टर से नहीं कर सकते? जी कंस्ट्रक्टर भी ऐसे आप स्टेट कर सकते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्टर से भी आप कर सकते हैं, उसमें भी नहीं आप जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना जी जी उससे भी कर सकते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। आप उससे आप इंट रोल नंबर कर दें और उससे सिर्फ आप सेट कर सकते हैं, उससे आप गेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, ठीक है। और गेट के लिए तो हम फंक्शन बनाना पड़ेगा। हाँ, गेट के लिए आपको बनाना पड़ेगा। सही है सर, वो मैं भूल गया था, रिटर्न करूँगा। ओके जी, ओके जी, बस ये लास्ट में एक 2-3 स्लाइड रह गई, आपने देख लेनी है, जिसमें हमने अरे क्लास का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। बस ये लास्ट पोस्ट है, इसको आपने खुद करना है, ये आपके लिए, जस्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। क्लास के अंदर एक स्टूडेंट क्लास की क्लास है, उसके अंदर एक रोल नंबर है इंट और एक रे है मार्क्स की, ठीक है। और पब्लिक के अंदर दो हमने प्रोटोटाइप कर दी, गेट डेटा है, टोटल मार्क्स, ये दो मेथड है हमारे। इनको हमने डिफाइन कहाँ पे किया, आउटसाइड द क्लास। इसको कोई मेथड आई थिंक मिसिंग हो गया मुझसे। ओके, गेट डाटा, तो गेट डाटा में अब फंक्शन हमने मेन में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को हमने गेट डाटा को कॉल किया। जब गेट डाटा को कॉल करेंगे तो वो यहाँ पे अगर रोल नंबर लेंगे हम, और फॉर आई, और उसके हम कितने सब्जेक्ट हैं उसके मार्क्स लेंगे, जैसे आप सब्जेक्ट के 1 मार्क्स किए, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, ठीक है ना। तो उतने सब्जेक्ट के वो मार्क्स ले लेगा और बाद में फिर आपने एक मेथड लगाना जिसमें वो टोटल करके बताना कि इसके मार्क्स कितने। ये जस्ट हमने एक अरे एज अ क्लास मेंबर का, क्लास का मेंबर का कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने लूप कैसे लगानी है वो हम देख रहे हैं। ये एग्जांपल आपके लिए अगर आपको क्लियर होगी तो ठीक, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेयर में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। ये जो मैनुअल मैंने अपलोड कर दिया, इसकी लाइट 3-4 स्लाइड हैं, ये थ्योरी थोड़ा आपने देख लेना। तो बाकी तो हम यार सर ये लास्ट वाला प्रोग्राम हमने वो करना है, फाइल में इंक्लूड करना है। इसको आप इंक्लूड ना करें, कुछ कर लेते तो ठीक है, इसको आपने अपने तौर पे करना है, लेकिन ठीक है अगर कर लेते हैं इंक्लूड तो आपके पास 2 बजे तक टाइम है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा जी। तो सिर्फ स्क्रीनशॉट अपलोड कर ले या कोड भी कर ले? कोड आउटपुट भी साथ फोल्डर ना कर दे जी, फोल्डर कोड जितने सारे पड़े सारों का फोल्डर बना के। नहीं फोल्डर नहीं, आपको एक फाइल बना के अपलोड करनी है, अपना नाम रोल नंबर होना चाहिए ऊपर, और साथ पता भी होना चाहिए कि हेडिंग भी होनी चाहिए यार क्वेश्चन की कि कोड किससे रिलेटेड है, जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। सर एक सेक्शन के अंदर दोनों कोड और आउटपुट के पिक्चर लेके कर दें? हाँ ये कर सकते हैं आप ऐसे भी, लेकिन हेडिंग में आपने बताना आपने उसको। यस सर, वो टाइम ज़्यादा देते हैं हमारी